चलिए, तो अपन ने उस दिन आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लिया था। अपन उसी के पैरेलल एक और सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल के अंदर एक तो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें राजस्थान ज्योग्राफी तो आनी ही है। आर्ट एंड कल्चर के बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट जो कि उसके इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा सा कम वेटेज रखता है तो वो राजस्थान की ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बहुत कम एग्जामों के अंदर आती है। जैसे कि आरएस की बात कर लें आप, जैसे पीएसआई की बात कर लें आप, उन एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये है। बाकी राजस्थान की जो अधीनस्थ बोर्ड कराती है उसमें अधिकतर एग्जामों के अंदर ओनली राजस्थान ज्योग्राफी देखने को मिलती है। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी अगर अपन पूरा देखें तो लगभग इसके अंदर अपन 18 से 20 टॉपिक कवर करते हैं और लगभग पैटर्न ये रहता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी 18 से 20 ही आते हैं, यानी कि हर एक टॉपिक से एक सवाल आता है। किसी टॉपिक से 2 हो सकते हैं, जैसे भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर, उससे 2 हो सकते हैं। बाकी लगभग ये रहता है कि हर टॉपिक से एक सवाल पूछा जाता है, यानी कि हर टॉपिक बराबर हिस्सेदारी रखता है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन आज शुरू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अपन बेसिकली 3-4 भागों में बांट सकते हैं। उसमें से एक चैप्टर जो कि अपन बोल सकते हैं एक यूनिट वाटर ज्योग्राफी, जिसमें पानी से संबंधित अपन सारे टॉपिक एक साथ कवर करते हैं। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो अपन देखें कि पानी के क्या क्या जनरल स्रोत हो सकते हैं। एक तो हो सकता है समुद्र या सागर, जो कि राजस्थान के पास है नहीं, तो अपन वो इसको इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। फिर नदियां, राजस्थान में नदियां हैं तो अपन इस चैप्टर में नदियां कवर करेंगे। राजस्थान में झीलें हैं तो इस चैप्टर में अपन झीलें कवर करेंगे। बावड़ियां हैं, बावड़ियां कवर करेंगे। कुएं हैं, कुएं कवर करेंगे। और भी जो जल संरक्षण की तकनीकें उनको देखेंगे, जिनसे पानी बचाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में लगभग 60% भाग मरुस्थल है, जहाँ पे ये सारी चीजें हैं लेकिन कम है, तो वहां पे कुछ और तकनीकें हैं जिससे पानी बचाया जाता है, तो उन जल संरक्षक तकनीकों को देखेंगे। और इन सबको देखने के बाद वाटर ज्योग्राफी के अपने चैप्टर, ये तो है नहीं चूंकि, इसको मिटा देते हैं, ये चैप्टर पढ़ेंगे और ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। और एक और चीज जो कि पानी, आपने बोला कि मैक्सिमम पार्ट मरुस्थल है, मरुस्थल में पानी है नहीं, तो अपन ने क्या किया, जो भी नदियां हैं या जल स्रोत है वहां से नहरें निकाल दी और नहरों से उन स्रोतों के अंदर पानी पहुंचाया। तो नहरें अपन पढ़ेंगे, या सिंचाई परियोजनाएं या बांध परियोजनाएं, नहरें बोल दो, बांध बोल दो, ये सब अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। चलो अपन फर्स्ट चैप्टर इसमें शुरू, जो भी अपन ने यहाँ पे लिखा था उसके अंदर फर्स्ट देख रहे हैं अपन नदियां, उसके बाद जिले देखेंगे। पहले देख रहे हैं नदियां। नदियां बोल दो या इसी चैप्टर का दूसरा नाम राजस्थान का अपवाह तंत्र। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, क्यों? अपवाह का मतलब होता है बहना, जो भी चीज बहती है वो उसको अपन अपवाह के अंदर काउंट कर सकते हैं। सारे जल के स्रोतों के अंदर देखें तो नदियां ही हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं। समुद्र एक स्थान पर है, झीलें एक स्थान पर है, नहरें चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, नहरों को काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल स्रोत है अपने पास में वो कौन सी? नदियां। तंत्र क्यों बोला अपन ने? क्योंकि कोई भी नदी होती है वो एक सिंगल नदी नहीं होती, उसमें छोटी मोटी बहुत सारी नदियां आके अपना पानी छोड़ती है और वो आगे जाके किसी न किसी स्रोत के अंदर जाता होगा, चाहे वो समुद्र हो सकता है, चाहे वो जमीन के अंदर ही खत्म हो सकती है, चाहे वो भूमिगत हो सकता है ना। तो इनको तो बोला जाता है जो कि मुख्य नदी, और बाकी जो नदियां हैं जो कि इसके अंदर पानी लेके आती हैं उनको क्या कहा जाता है? सहायक नदियां कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र का बेसिक डेफिनेशन होता है कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी पानी ले जाने की एक विशेष व्यवस्था बनी, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? राजस्थान का मतलब अपवाह तंत्र। तो अपन राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र को देखते हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कैसा दिखता है अपने को। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को अगर देखें, अगर डायग्राम से ही देखने की कोशिश करें, राजस्थान को अगर अपन देखते हैं तो इस वाले पार्ट के अंदर अपने को दिखती है अरावली, जिसमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ये ऊंचा उठा हुआ भाग है। बाकी यहाँ पे अपने आ जाते हैं मैदान, यहाँ पे भी मैदान सदृश शरीर ना, लेकिन जलवायु के आधार पर अलग होती है। मरुस्थल है ना, मरुस्थल भी एक तरीके की प्लेन जमीन होती है, धुरे होते हैं लेकिन बहुत मतलब उतनी मात्रा में नहीं होते जितनी मात्रा में पर्वत होते हैं। मतलब ये सबसे ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग।
अपन ने बोला एक तो अपने पास अरब सागरीय मानसून होता है जो कि अरावली के पैरेलल निकल जाता है तो राजस्थान में बारिश नहीं करता। एक दूसरा मानसून जो कि नॉर्थ ईस्ट से आता है वो अरावली से टकराकर इधर ही रुक जाता है, मतलब इस वाले भाग के अंदर अपने अरावली वाले क्षेत्र के अंदर बारिश ज्यादा हो रही है कुल मिला के ना। अरावली बीच बीच से उठा हुआ भाग है। अगर अरावली ये अगर पश्चिम मान ले, ये अगर पूर्व मान ले, तो अगर अरावली के पश्चिम के अंदर बारिश ज्यादा हो रही तो यहाँ अरावली सी पहाड़ियों से निकलते हुए पानी नीचे की तरफ जाएगा। अगर इस तरफ बारिश ज्यादा हो रही है तो यहाँ से नदियां निकलकर उस तरफ निकलेगी, यानी कि ये पूर्व, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अरावली से पूर्व में नदी बह सकती है और पश्चिम में बह सकती है और अरावली से पूर्व में नदियां बह सकती हैं। यही तरीका है क्योंकि ढलान इस तरफ भी है। चल, अगर पूरे अपन भारत के मैप के अंदर देखें इस तरीके से, यहां पे दिखती है हिंद महासागर है भारत के तीनों तरफ है ना, यहां पर होता है अरब सागर और यहां पे है बंगाल। इस भारत के इस तरफ अपने को देखने को मिलती है बंगाल की खाड़ी। तो अरावली की वजह से या तो पानी जाएगा अरब सागर में, क्योंकि नदियां कनेक्ट होती जाएंगी। ढलान इस तरफ है तो लास्ट में कहां पे जाती है? अरब सागर। और इस तरफ जाती है वो कहां पे? बंगाल की खाड़ी के अंदर। क्या होता है कि अरावली से अपन देखेंगे कि बहुत सारी नदियां निकलेंगी या किसी और एरिया से भी निकलेंगी, वो किसी न किसी नदी से कनेक्ट होकर, मेनली यमुना से होती है, यमुना फिर आगे जाके गंगा के अंदर होती है और गंगा आगे जाके किसके अंदर? मेघना नदी बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो इसी के आधार पर अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र को, मैं बोलूं कि प्रवाह के आधार पर या मैं बोलूं संगम के आधार पर, संगम यानी कहां पे मिल रही है, या प्रवाह यानी कहां पे प्रवाहित हो रही है, के आधार पर अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें से 2 भाग मैंने आपको समझा दिए। एक ऐसी नदियां जो कि कहां पर जाती है? अरब सागर में, तो अरब सागर की नदियां, और दूसरी नदी कौन सी? बंगाल की खाड़ी की नदियां, जो कि नदियां कहां अपना पानी कहां पे लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब चूंकि राजस्थान में बोला कि 60% भाग मरुस्थल है, रेती है अपने यहाँ पे ना, मतलब कुल मिला के बजरी बालू सूखा है कुल मिला के। ऐसा होता है कि कुछ नदियां निकलती है लेकिन समुद्र के अंदर जाके नहीं मिल पाती। ये तो हुआ वो नदियां जो कि समुद्र के अंदर जाके मिल रही, लेकिन ऐसी नदियां जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती वो इस स्थल वाले भाग पर ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अपन पानी को एक बार सूखी जमीन पे डाले तो वो भी थोड़ी दूर जाके अंदर अपने आप सोख लेगा ना। उसी तरह से नदियों के अंदर भी है कि पानी है तो सही, कुछ दूर तक बहती है, बारिश अच्छी होती है तो कुछ देर तक बहती है, लेकिन बाद में जाके अंदर आगे जाके होती है, समाप्त हो जाती है या किसी झील का रूप ले लेती है और समुद्र के अंदर नहीं मिल पाती। उन नदियों को बोला जाता है अंतः प्रवाही नदियां। कौन सी नदियां? अंतः प्रवाही नदियां या अंतर्वर्ती नदियां, या इसको बोल सकते हैं अंतर्वर्ती नदियां। तो इस तरह से अपन राजस्थान के अपवाह तंत्र को प्रवाह या संदर्भ के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं: अरब सागर की नदियां, अंतः प्रवाही नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। अगर राजस्थान के अंदर 100 नदियां बह रही हैं तो उन 100 नदियों के अंदर 60 ऐसी नदियां हैं जो कि सिर्फ स्थल भाग पे जाके रुक जाती है, जो समुद्र के अंदर मिल ही नहीं पाती, या तो वो भूमि पर ही समाप्त हो जाती है या किसी झील का रूप ले लेती है ना। कितनी? 100 में से 7 बची। कितनी? 100 में से 40। उन 40 में से 17 ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर तक पहुंच पाती हैं और 23 ऐसी नदियां हैं जो कि कहां पहुंच पाती हैं? बंगाल की खाड़ी। अगर 100 नदियां हैं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, तो मान लिया जाए कि अगर राजस्थान की नदियां 100% है तो 60% नदियां कौन सी हो जाएगी? अंतर्वर्ती, जो कि समुद्र के अंदर जा ही नहीं पाती। तो अंतः प्रवाही नदियां राजस्थान के सेंस में कितनी है? 60%। अरब सागर की नदियां कितनी है? 17%। और बची बंगाल की खाड़ी की नदियां कितनी है? 23% नदियां हैं। तो मैं अगर एक स्टेटमेंट दूं कि राजस्थान में मुख्यतः अंतः प्रवाही नदियां हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 60% नदियां अपने पास, मेनली नदियां वही हैं जो समुद्र के अंदर जा नहीं रही है। ठीक है। अब
इस टॉपिक के अंदर अपने को एक एक चीज को पढ़ना है। अरब सागर की कौन कौन सी नदियां हैं, अंतःप्रवाही नदियां कौन सी और बंगाल की खाड़ी की नदियां कौन सी है, ये पूरा पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। यानी इस टॉपिक के अंदर 3 सेगमेंट है, एक तरफ अरब सागर की नदियां, एक तरफ अंतःप्रवाही, एक तरफ बंगाल की खाड़ी। सबसे ज्यादा पढ़ने के अंदर टाइम लगता है अरब सागर की नदियों पर। और आप पीवाईक्यूज देखेंगे अगर, तो आपको दिखेंगे कि 10 में से 10 अगर इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो 5 प्रश्न अपने को अरब सागर की नदियों से ही करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सेकंड नंबर की ये है और थर्ड नंबर की ये। इसको मुश्किल से पढ़ने के अंदर 15 मिनट लगते हैं, इसको मान लो आपकी 1 से 1.5 घंटा, और इतना ही कुछ अरब सागर की नदियों को लगता है ना। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका ये अरब सागर की नदियां हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो अरब सागर की नदियों को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं मेंस के हिसाब से। प्री के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता, रिटन जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछ लिया जाता है। भाई अपवाह तंत्र के बारे में अपन ने समझा, 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया, लेकिन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अपवाह तंत्र की विशेषताएं बताइए, तो अपन कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं लिख दें, जो कि इसके अलावा भी अपन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखें, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के लिए कि राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषताएं। अपवाह तंत्र की विशेषताएं, राजस्थान के अपवाह तंत्र की विशेषताएं बात करें, एक विशेषता अपन पहले डिस्कस कर चुके कि अरावली ऐसा एरिया है जहां से पश्चिम के अंदर बहने वाली नदियां अरब सागर के अंदर जाती है, जहां पूर्व के अंदर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। तो अरावली को कहा जाता है राजस्थान की जल विभाजक रेखा। कौन सी रेखा? जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा कहते किसे हैं कि 2 अपवाह क्षेत्रों के बीच में ऊंचा उठा हुआ भाग जो कि नदियों की दिशाओं को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करता है, नदियों को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन? जल विभाजक रेखा। तो राजस्थान के सेंस में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? अरावली। जब हम भारत पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं महान जल विभाजक रेखा, जिसके अंदर जैसे मानते हैं कि अंबाला से शुरू होती है, वहां से अरावली आ गई, अरावली बाद विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, यूं करके पूरा जो कि पानी को अरब सागर और बंगाल खाड़ी में अलग करती है। राजस्थान के सेंस में कौन है? अरावली। तो अरावली को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अरब सागर की नदियों को और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करने का काम करती है। ठीक है, उस वजह से क्या कहा जाता है अरावली को? राजस्थान की जल विभाजक रेखा। दूसरी बात करें, राजस्थान के अंदर मुख्यतः नदियां मानसून पर आधारित है कि भाई बारिश अच्छी हुई तो नदियां वर्ष भर चलेंगी। वर्ष भर तो चलती ही नहीं है बेसिकली, बारिश अच्छी हुई तो नदियां चलती है, 2-3 महीने चलती हैं, फिर वापस अपने आप में लुप्त हो जाती है। मतलब लुप्त क्या? समाप्त हो जाती है। एक ही नदी ऐसी है जो कि वर्ष भर बहती रहती है, उसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। क्योंकि चंबल खुद एमपी के अंदर एक विंध्याचल पर्वतमाला से आती है। ऊंचे एरिया से जो भी नदी आती है वो हमेशा वर्ष भर बहती रहने का काम करती है। तो राजस्थान में चंबल वो एकमात्र नदी है जो कि वर्ष भर बहती रहती है। बाकी सारी नदियां मुख्यतः किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है। तो राजस्थान की मुख्यतः नदियां किस पर आधारित है? राजस्थान की मुख्यतः नदियां मानसून पर आधारित है। केवल एक नदी को छोड़कर, क्या नाम है? केवल चंबल वर्ष भर, केवल चंबल वर्ष भर बहती है ना, वर्ष पर्यंत बहती है। मतलब ये सदाबहार नदी है, या बोलो 12मासी नदी है। वो कौन सी है? चंबल। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, अपन ने बोला था कि राजस्थान में जो भी नदियां हैं उसको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक अंतर्वर्ती, एक बंगाल अरब सागर की खाड़ी और एक बंगाल की खाड़ी। सबसे ज्यादा नदियां कौन सी थी अपने पास में? अंतर्वर्ती नदियां। अरब सागर वाली कितनी थी? 17। बंगाल की खाड़ी वाली कितनी थी? सबसे ज्यादा नदियां कौन सी थी? ये भी तो अपने आप में एक खास बात है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन सी है? अंतःप्रवाही। और भारत के अंदर देखा जाए कि कौन सा राज्य जिसके अंदर सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदी है, वो भी कौन सा है? राजस्थान। क्योंकि भाई जहां पे मरुस्थल ज्यादा होगा, जहां पे सूखी भूमि होगी, वहीं पे तो अंतर्वर्ती नदियां होंगी। अगर तुम्हारी जमीन को पानी चाहिए नहीं तो वो तो नदी बहती रहेगी। जमीन अगर सूखी हो वही तो पानी खपत होगी, है ना। तो भारत के अंदर राजस्थान वह राज्य है जहां पर सबसे सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से प्रकार की है? अंतःप्रवाही नदियां हैं। तो भारत में सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां कहां पर है? सर्वाधिक अंतःप्रवाही
नदियां कहां पर है? तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से प्रकार की है? अंतःप्रवाही। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां अंतःप्रवाही प्रकार की है ना, सर्वाधिक नदियां अंतःप्रवाही है। और चौथी बात करी जाए कि राजस्थान के अंदर अगर अपन नदियों को देखते हैं, नदियों बेसिन, बेसिन क्या होता है कि जहां से भी वो नदी पानी लेकर आती है उसको बेसिन बोला जाता है ना। तो बेसिन देखा जाए कि राजस्थान में मुख्य नदियों के बेसिन कितने हैं? राजस्थान में मुख्य नदियों के बेसिन देखने को मिलते हैं अपने को 15। राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन कितने हैं? 15 क्या है? मुख्य नदी बेसिन। और 58 उप बेसिन, उप बेसिन यानी छोटे मोटे, उनकी सहायक नदियों द्वारा जहां से पानी लिया जाता है उसको 58 क्या है? उप बेसिन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5वें पॉइंट की बात करी जाए। भारत के अंदर अगर 100 लीटर नदियों के अंदर पानी है, 100 लीटर कहां पे पानी है? नदियों के अंदर पानी है या मृदु सतहों पर पानी है, तो इसमें राजस्थान के पास कितना है? राजस्थान के पास निकलता है 1.16 लीटर। ठीक है, अगर भारत की पूरी सतह पर अगर 100 लीटर पानी है या नदियों के अंदर अगर 100 लीटर पानी है तो राजस्थान की नदियों में कितना पानी है? 1.16। मतलब ये अपने आप में दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर नदियां कम, पानी की कमी है ना, तभी तो राजस्थान को सूखे की तरह एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो भारत के कुल नदी या सतही जल का राजस्थान में योगदान कितना है? राजस्थान का योगदान कितना है उसमें? भारत की कुल नदी या सतही जल में राजस्थान का योगदान कितना है? 1.66%। वहीं बात करें अगर भूमिगत जल के बारे में, जमीन के अंदर वाले जल में, तो उसमें थोड़ा अच्छा प्रदर्शन है, 1.72%। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के कुल नदी जल व सतही जल, नदी जल व सतही जल में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान निकलता है 1.16%। और भारत के कुल भूमिगत जल की अगर बात करें, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर है ना, तो भूमिगत जल में राजस्थान का योगदान निकल के आता है 1.72%। ठीक है, तो अब राजस्थान में कौन कौन सी अरब सागर की नदियां हैं जो अरब सागर के अंदर गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां या अरब सागरीय अपवाह तंत्र, ये पहला सब टॉपिक है इस टॉपिक का, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अच्छा, कुछ किताबों के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी है, कुछ किताबों के अंदर लिमिटेड कंटेंट है। अपन देखेंगे कि अपन इसको पढ़ने के अंदर अपन ने किस किस सोर्स को फॉलो किया है। तो अपने पास में बहुत सारे सोर्स हैं इसके, जैसे दे दिया जाए नोट्स की बात करें तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स इसके अंदर पूरे कवर होते हैं। अगर आप बात करें मेरिडियन एकेडमी, मेरिडियन जो कि विजय सियाग ने खुद ने बनाई है, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनके यहाँ पे पूरे नोट्स अपन कवर हो जाते हैं। उसके अलावा कलाम एकेडमी के नोट्स कवर हो जाते हैं, उत्कर्ष के नोट्स कवर हो जाते हैं, फिर बूस्टर एकेडमी जो कि कपिल सर की है, बूस्टर एकेडमी के नोट्स भी कवर होते हैं। बुक्स की अगर अपन बात करें तो सबसे अच्छा बुक जो इस टॉपिक के बारे में मेरे को लगती है वो नाथ प्रकाशन की बुक है। वो नाथ प्रकाशन की बुक भी इधर कवर हो रही है, धिंदवाल प्रकाशन की बुक भी इधर कवर हो रही है। तो लगभग ये चीजें हैं, इसके आधार पर ये नोट्स बनाए गए ना। अच्छा, राजस्थान अध्ययन तो कवर है ही, राजस्थान अध्ययन में तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, राजस्थान अध्ययन तो कवर है ही। और एक और चीज जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरि मोहन सक्सेना की किताब चलती है वो भी इसके अंदर कवर है। ठीक है, लगभग ये कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 सोर्स लगभग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जहां पे जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की साइट की तो वहां पे अपन उसको भी देख लेंगे, थोड़ी करंट की चीजें भी होंगी उसको भी साथ साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ लेते हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जा सकता है। अगर जाएगा भी तो वो किसी को आएगा नहीं, तो अपन जो है वो इसको पढ़ लें। चलिए अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को भी अपन दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। मेनली इसके अंदर अपन 4 नदियां पढ़ रहे हैं ना, टोटल 4 नदियां हैं जो कि अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एक ऐसी नदियां जो कि कच्छ के रण के अंदर जाके गिरती है, कच्छ के रण में जिनका समापन हो रहा है,
कच्छ के रण में गिरने वाली नदी। कच्छ का रण गुजरात में है, तो अरब सागर की तरफ ही, वहां से अरब सागर ही लग रहा है, तो अरावली से निकलकर, मोस्ट ऑफ नदियां अरावली से निकलती हैं, ढलान की वजह से लास्ट कहां जाती है, कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है, वो अरब सागर का ही पार्ट हुआ, ठीक है। और गिरती है खंभात की खाड़ी में। तो दो तरीके से अरब सागरी नदियों को पढ़ा जा सकता है, एक कच्छ के रण में गिरने वाली और एक खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। टोटल 4 नदियां हैं, 2 अपन कच्छ के रण में गिरने वाली पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे खंभात की खाड़ी के अंदर गिरने वाली, ठीक है। चलो, कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली पहली नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी बोल दो या लूनी बोल दो, एक ही बात है, लूनी। और दूसरी पढ़ेंगे अपन पश्चिमी बनास नदी। ये 2 ऐसी नदियां हैं जो कि कच्छ के रण के अंदर जाकर गिरती है। अच्छा, पश्चिमी बनास को पश्चिमी बनास क्यों बोल रहे हैं, बनास क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अपने राजस्थान के पूर्व के अंदर एक और नदी है जिसका नाम बनास है, तो वो पूर्व में है, तो उसके बिहाफ पर, उसके सापेक्ष ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी बनास हो जाएगी ना। पश्चिमी बनास अरब सागरी नदी है, अपन देखेंगे आगे बनास वो अलग चीज है, ठीक है। खंभात की खाड़ी के अंदर भी अपन 2 नदियां पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन साबरमती और एक पढ़ेंगे अपन माही, ठीक है। तो ये 4 नदियां पढ़ते ही अपना ये अरब सागरी अपवाद तंत्र पूरा हो जाएगा। इसमें से ये और ये 10 मिनट से ज्यादा के नहीं है ना, मेनली अपने को इन दोनों नदियों को फोकस करना, और क्वेश्चन भी देखेंगे तो इन दोनों के अपने को ज्यादा दिखेंगे। चलो एक एक करके नदियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें, अच्छा इन नदियों के अंदर अपन एक फ्लो चार्ट बोल दो या फिक्स टॉपिक, फिक्स हेडिंग बोल दो जिसके अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से हैं। हर नदी का अपने आप में एक उद्गम होता है जहां से वो निकलती है, तो हर नदी के बारे में अपन उद्गम डिस्कस करेंगे। उद्गम के बाद कहीं ना कहीं जाके वो मिल रही, कहाँ जा रही है वो अपन ने पहले ही लिख दिया, एक तो कच्छ के रण के अंदर जा रही है, कौन सी, खंभात की खाड़ी में। तो यहाँ पे देखेंगे अपन संगम या समापन। तीसरा, इसकी कुल लंबाई कितनी है उसको डिस्कस करेंगे, और कुल लंबाई के साथ में चूंकि अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, वो भी इसके साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चौथा, ये कौन कौन से जिलों या कौन कौन से क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उन क्षेत्रों के अंदर कोई खास बात है तो उसको भी साथ में डिस्कस करेंगे, तो अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे। फिर चूंकि अपन अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, तंत्र के अंदर सहायक नदियां भी आती हैं, तो इन नदियों के अंदर कौन कौन सी सहायक नदियां अपना पानी लेकर आती है उनको भी देखेंगे। अगर कोई सहायक नदी इंपॉर्टेंट है तो अपन उसके बारे में भी चीजें देखेंगे। सहायक नदियों के बाद में अपन देखेंगे कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध परियोजनाएं या कौन कौन सी बांध परियोजनाएं इसके ऊपर बनी हुई है, उसको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। और जो भी पॉइंट छोटे मोटे बच जाते हैं उनको अपन डालेंगे विशेषताओं के अंदर, जैसे उस नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है, उस नदी की कोई स्पेसिफिक खास बात है कि वो राजस्थान में कोई विशेष दर्जा रखती है, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हर नदी के बारे में अपन इन 7 टॉपिकों को लेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक नदी अपनी कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लूनी नदी। कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली नदियों में सबसे पहली नदी जिसका नाम है लूनी नदी, उसे पढ़ते हैं। पहला लूनी नदी। जो 7 टॉपिक या 7 पोर्शन जिसके अंदर अपने को ये टॉपिक कवर करना है, उसके अंदर पहला है उद्गम। तो उद्गम देखते हैं अपन लूनी नदी का। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो अजमेर के अंदर से एक पहाड़ या पहाड़ी है जिसको बोलते हैं अपन उसका नाम है नाग पहाड़। क्या नाम है? नाग पहाड़। ये अजमेर के अंदर है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी अजमेर से, है ना। तो अरब सागरी नदियों में पहली नदी लूनी, उसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी, अजमेर से इसका उद्गम होता है। अच्छा, ये अजमेर से जो निकलती है नाग पहाड़ से, वो उसका रियल में नाम है सागरमती। क्या नाम है? सागरमती। अपन आगे देखेंगे कि लूनी नदी को सागरमती भी बोलते हैं। ये मुख्य धारा है जो कि इस नाग पहाड़ से आती है। और एक अजमेर की और लोकल नदी जिसका नाम है सरस्वती। ये वो सरस्वती नहीं है जिसको अपन देखते हैं या जिसके बारे में अपन पढ़ा कि सरस्वती नदी पहले बहती थी, सबसे बड़ी नदी थी, विलुप्त हो गई, वो नहीं। एक अजमेर की लोकल नदी है जिसका नाम क्या है? सरस्वती। तो ये दोनों जल धाराएं या सरिताएं आपस में मिलती है और एक जगह जिसका नाम है गोविंदगढ़। क्या नाम है?
गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ में जाके ये दोनों सरिताएं आपस में मिलती हैं और लुनी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि लुनी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो नाग पहाड़ अजमेर से, जहां से इसको क्या बोला जाता है, सागरमती। अजमेर की एक और लोकल नदी जिसका नाम है सरस्वती, वो दोनों मिलती है कौन सी जगह, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर ही है, तो गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर मिलती है और मुख्य जो जिसको अपन लुनी नदी बोलते हैं उसका उद्गम होता है। तो उद्गम के साथ में एक और बात अपन डिस्कस कर लेंगे कि सागरमती और सरस्वती आपस में कहां पे मिलती है, ये दोनों आपस में मिलती है गोविंदगढ़ अजमेर में, और जहां से लुनी नदी का निर्माण होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलो उद्गम के बाद अपन देखते हैं संगम। संगम तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कहां जाती है ये नदी, कच्छ के रण में अंदर जाती है, रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण वहां पे जाती है। रण का मतलब होता है कुल मिला के दलदली भूमि, जिसके अपन नहीं बता सकते कि ये समुद्र आ गया या जमीन ही है, एकदम दलदली भाग होता है, अपन बता ही नहीं सकते कि ये समुद्र है, तो अपन रण बोल देते हैं, कच्छ का रण, एकदम दलदली भूमि। संगम, संगम के बाद अपन देखेंगे इसका कुल लंबाई कितनी है लुनी नदी की। तो लुनी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, ये अपन ने बोला कि अजमेर से निकलती और लास्ट में कहां पे मिल रही है, ये रण ऑफ कच्छ के अंदर ये मिल रही है। और इसकी जो टोटल लंबाई है, जहां से इसका उद्गम हुआ और जहां से इसकी समाप्ति, वहां की टोटल लंबाई कितनी है, तो 450 किलोमीटर। चूंकि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, क्योंकि भाई रण ऑफ कच्छ तो गुजरात में है ना, ये नदी राजस्थान से गुजरात की तरफ जा रही है, तो राजस्थान में कितनी है, गुजरात में कितनी है, गुजरात में कितनी है क्यों पड़ा है, अगर अपन एक राजस्थान में कितनी है वो बता दे तो गुजरात की ऐसे ही पता चल जाती है। तो लुनी नदी की राजस्थान के अंदर जो लंबाई देखने को मिलती है वो है 330 किलोमीटर, ये राजस्थान के अंदर बहती है। 330 किलोमीटर ये कहां पे बहती है, राजस्थान के अंदर, मतलब 495 में से ये कितनी 330 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बह रही है, मतलब अधिकतर पार्ट इसका कहां पे, राजस्थान के अंदर। तो एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ मिले कि लुनी नदी मुख्यतः गुजरात की नदी है, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपन देख रहे हैं 495 में से कितना, सिर्फ 330 मतलब अधिकांश हिस्सा कहां पे गिर रही है, राजस्थान के अंदर बह रही है। तो ये लुनी नदी राजस्थान मुख्यतः किसकी नदी है, राजस्थान की, ये मुख्यतः गुजरात की नदी नहीं है। तो कहीं पे स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो अपन लिख सकते हैं कि लुनी मुख्यतः किसकी नदी है, मुख्यतः राजस्थान की नदी, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा कहां पे बहता है, राजस्थान के अंदर बहता है ना। 495 में से 330 बहुत ज्यादा। चलो लंबाई के बारे में बात करने के बाद अपन देखते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, ये कौन कौन से एरिया के अंदर बहती है, और उन अगर अपवाह क्षेत्र की कोई खास बात होगी तो अपन साथ साथ में वो भी डिस्कस कर देंगे। एक ट्रिक बोल दो जिससे अपन याद रख सकते हैं लुनी नदी का अपवाह क्षेत्र, अपना बजाज। लुनी नदी एक अपनी बजाज गाड़ी लेके निकली है, अपना बजाज। टोटल 8 जिले हैं, कुछ किताबों में 7 भी देखने को मिलते हैं, पाली को कवर नहीं करते, पर वो एक डिस्प्यूटेड मामला है, अपन उस पर नहीं जाएंगे, अपन 8 लेके चलेंगे ना। अ का मतलब है जहां से ये नदी निकलती है, कहां से निकल रही है, अजमेर से। अजमेर से ही, चूंकि अभी 41 जिले हो गए, उसके अंदर एक अजमेर से ही अलग होकर जिला बना, क्या नाम है उसका, ब्यावर। तो अजमेर के अंदर बहती है, एक बहती है ब्यावर के अंदर। प से मतलब है इसका पाली, ना का मतलब है नागौर। नागौर से भी एक अलग जिला बना है जिसका नाम है डीडवाना कुचामन, लेकिन ये डीडवाना कुचामन में नहीं जाती है ना। ब से है बाड़मेर, बाड़मेर से अलग हुआ जिला बालोतरा। जा का मतलब है जालोर, और ज का मतलब है जोधपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका अपवाह क्षेत्र कितने जिलों के अंदर विस्तृत है, 8 जिलों के अंदर इसका अपवाह क्षेत्र विस्तृत है। एक एक करके इन जिलों को देखेंगे, या जो जिले इंपॉर्टेंट हैं उन जिलों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र को
एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है घोड़वाड़ प्रदेश। क्या बोल दिया जाता है? घोड़वाड़ प्रदेश। अपन मैप को मिटा देते हैं। लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घोड़वाड़। यानी कि ये जो पाली हो गया, जालोर हो गया, बाड़मेर, जोधपुर, उसका उस एरिया को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं? घोड़वाड़ प्रदेश। इस क्षेत्र के अंदर बोली भी बोली जाती है, कौन सी? घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है ना। तो लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र को अपन एक ही लैंग्वेज के या एक ही शब्द के अंदर अपने को देना हो तो लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। घोड़वाड़ प्रदेश, यानी ये घोड़वाड़ प्रदेश के अंदर, ये मुख्यतः घोड़वाड़ प्रदेश की नदी है। चलो एक एक करके अगर अपन देखें तो पहला बात करें अजमेर। अजमेर के बारे में खास बात क्या है? अजमेर से ही तो इस नदी की उत्पत्ति हो रही है ना, उद्गम यहाँ से नाग पहाड़ से ही हो रहा है। पाली के अंदर देखते हैं, अजमेर के अंदर तो वो लाइन जो कि अपन ने पहले डिस्कस कर ली, इसलिए वो नहीं लिख रहे। पाली देखते हैं। पाली की बात अगर करी जाए तो अपन आगे देखेंगे कि लुनी नदी के अंदर बहुत सारी सहायक नदियां आएंगी, सुखी, बांडी, खारी एक्सेट्रा। वो जितनी भी नदियां हैं उनमें मैक्सिमम नदियां अगर कहीं से उद्गमित हो रही है, जहां से आ रही है, वो स्थान कौन सा है? पाली। मतलब लुनी की सर्वाधिक सहायक नदियां कहां से आती है? पाली जिले से आती है ना। और एक पॉइंट तो ये हो गया पाली के बारे में कि सर्वाधिक सहायक नदियां कहां से आती है? सर्वाधिक सहायक नदियां लुनी की है ना, सारी नदियों की नहीं, सर्वाधिक सहायक नदियां पाली से आती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, पाली के अंदर एक पर्वत बोल दो जिसका नाम है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो मेवाड़ क्षेत्र होता है वहां पे, हालांकि जयपुर के अंदर भी ये परंपरा चलता है कि कोई भी पहाड़ होता है उसको डुंगरी बोला जाता है ना, जैसे मोती डुंगरी, जालाना डुंगरी, ऐसे अलग अलग नाम पड़ते हैं। पाली के अंदर एक पहाड़ है जिसका नाम है काला भूरा डूंगर। क्या नाम है? काला भूरा डूंगर। तो ये जो काला भूरा डूंगर है, चूंकि लुनी यूं बह रही है, पाली लगभग इस एरिया के अंदर पड़ता है, यूं पड़ता है पाली, है ना, इसके जस्ट बॉर्डर से निकलती है, पाली के बॉर्डर से। इसकी जो पूर्वी सीमा, क्योंकि ये पश्चिमी सीमा होगी तो ये कौन सी सीमा होगी? पूर्वी। ठीक है। तो लुनी नदी की पाली के अंदर पूर्वी सीमा बनाने का काम कौन करता है? तो वो करता है काला भूरा डूंगर। ठीक है। तो काला भूरा डूंगर, ये काला भूरा डूंगर की क्या खास बात है कि ये पाली के अंदर लुनी की क्या बनाता है? पूर्वी सीमा बनाने का काम करता है। ठीक है। तो पाली के बारे में ये दो पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। पाली के बाद देखें, नागौर भी अपने आप में खास है, लेकिन उसको एक इसकी सहायक नदी जिसका नाम है जोजड़ी, उसके साथ में अपन कवर कर लेंगे ना। बाड़मेर की बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं बालोतरा। बालोतरा की क्या खास बात है उसको अपन डिस्कस करते हैं। चलो बालोतरा के बारे में मोटा मोटी अपने को 4 पॉइंट पता होने चाहिए लुनी नदी के संदर्भ में। दो तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इस एरिया के अंदर एक लोक देवता हुए जिसको अपन मल्लीनाथ जी, वहां के बेसिकली राजा थे मल्लीनाथ जी। लुनी नदी के किनारे ही मल्लीनाथ जी का एक पशु मेला आयोजित होता है ना। तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला आयोजित होता है वो कौन सी नदी के किनारे होता है? लुनी नदी के किनारे होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है। इसी नदी के तट पर होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बालोतरा के अंदर ही एक सभ्यता का विकास हुआ, वो भी लुनी नदी, क्योंकि अधिकांश सभ्यताएं देखेंगे तो किसी न किसी जल स्रोत या नदी के आसपास में हुई। जैसे सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों बोला? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पर है ना। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांधली नदी के है। वैसे ही ये एक सभ्यता है बालोतरा के अंदर जिसका नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तिलवाड़ा सभ्यता। उस तिलवाड़ा सभ्यता का भी विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ? लुनी नदी के किनारे हुआ। तिलवाड़ा सभ्यता लुनी नदी के किनारे हुआ। ये पूरा लिख लेना, लुनी नदी के किनारे। और ये जो मल्लीनाथ जी पशु मेला है वो भी लुनी नदी के किनारे। तीसरी बात, बालोतरा लुनी नदी का वह स्थान है जहां तक तो अजमेर से ये नदी आ रही है, बालोतरा पहुंची। बालोतरा तक इसका पानी रहता है मीठा, यानी पीने लायक इसका पानी रहता है। बालोतरा के बाद जाकर ये नदी हो जाती है लवणीय या खारी।
तो बालोतरा लुनी का वह स्थान है जहां तक तो इसका पानी कैसा होता है, मीठा, और बालोतरा के बाद कैसा हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिसमें से एक प्रमुख कारण अपने को देखने को मिलता है चट्टानें जिनका नाम है माइकासिस्ट चट्टान। कौन सी चट्टानें? माइकासिस्ट चट्टानें। माइकासिस्ट चट्टानें या नमक वाली चट्टानें, वो चट्टानें जो कि अपने आप में लवणीय है। भाई वहां पे देखें अवसादी चट्टानों से बेसिकली बनकर बना हुआ है, उसमें अंदर माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है। जैसे ही आप मरुस्थल के अंदर पानी पहुंचा, केशिकात्व प्रणाली से वो नमक वाली चट्टानों तक जैसे जैसे पानी पहुंचा तो केशिकात्व प्रणाली से वो जो क्या बोलते हैं नमक है वो ऊपर की तरफ आने लगता है और नदी का पानी कैसे हो जाता है, खारा हो जाता है, और यहाँ से जाके मरुस्थल का विस्तार भी बढ़ जाता है ना। तो यूं करके यहाँ से आगे जाने के प्रमाण पानी खारा हो जाता है। तो बालोतरा वह स्थान है जहां से इस नदी का पानी आधा खारा आधा मीठा हो जाता है। तो आधा खारा आधा मीठा हो जाता है कौन से स्थान पर जाकर, बालोतरा जाकर हो जाता है। और चौथा पॉइंट, ये जो बालोतरा शहर है अब तो जिला बन गया, ये बालोतरा शहर जो लुनी नदी बहती है उसका जो जल स्तर है ना, जो समुद्र स्तर होता है वैसे अगर लुनी नदी का जल स्तर देखा जाए तो उसके पेटे के नीचे बना हुआ है, पेटे से नीचे बना हुआ है, मतलब जहां पे नदी बह रही है उससे नीचे कोई शहर है, अगर बारिश ज्यादा हुई, अजमेर से निकल रही है नदी, अगर अजमेर के आसपास में बारिश ज्यादा हुई, पानी ज्यादा आएगा तो ये पानी जो है वो बालोतरा के अंदर फैल जाता है। तो लुनी नदी के अंतर्गत वह स्थान जहां पे बाढ़ की संभावना होती है वो कौन सा एरिया, बालोतरा। तो बालोतरा लुनी का बाढ़ संभावित क्षेत्र है। बाढ़ संभावित क्षेत्र कौन सा है, बालोतरा है ना, जहां पे बाढ़ आ सकती है, अगर बारिश अच्छी हुई तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है ना। तो पाली के बारे में बात करी अपन ने, बालोतरा के बारे में बात करी, अब बात कर लेते हैं जालोर के बारे में। जालोर के बारे में अगर देखें, दो शब्द अपने को पता होना चाहिए, एक है नेहड़ और एक शब्द है रेल या नाला। नेहड़ क्या होता है, लुनी नदी का पानी बहता है, बहकर क्योंकि रेत है, रेत वाला भाग दलदली हो जाता है, तो कुछ रण जैसी स्थिति, मतलब दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, नेहड़। जालोर के अंदर भी स्पेसिफिक अगर क्षेत्र पूछा जाए तो सांचौर हो जाता है, पहले अलग जिला बना था लेकिन वापस उसको रद्द कर दिया। तो नेहड़ है क्या, लुनी नदी के प्रवाह क्षेत्र से प्रवाह से बनने वाले दलदली भूमि, कुल मिला के दलदली भूमि। कहां पर, जालोर के अंदर भी, सांचौर लिख देता हूं। तो सांचौर के अंदर लुनी नदी के प्रवाह से निर्मित दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, नेहड़। रेल या नाला क्या होता है, अपन ने बोला कि बारिश अच्छी होगी अजमेर के आसपास में तो बाढ़ कहां पर आएगी, ये बाढ़ का पानी अगर जालोर तक पहुंचता है, सांचौर तक पहुंच जाता है, तो सांचौर के लोग बोलते हैं पानी की रेल आई है, रेल जैसे आती है वैसे पानी एक साथ होता है, तो रेल आई है, इसको बोला जाता है रेल या नाला, नाला नहीं नाड़ा, ठीक है। तो रेल या नाड़ा क्या है, अगर बाढ़ का पानी जो है वो जालोर या सांचौर तक पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी सांचौर या जालोर तक पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रेल या नाड़ा। वहां के स्थानीय लोग उसको क्या बोलते हैं, रेल या नाड़ा। इस तरीके से एक और बात, लुनी नदी चूंकि राजस्थान से बहकर गुजरात में जा रही है, तो राजस्थान का अंतिम शहर जो कि लुनी नदी पर स्थित है उसका नाम है भीनमाल, जो कि जालोर का एक शहर भीनमाल। उस भीनमाल की बात करें कि लुनी नदी पर राजस्थान का अंतिम शहर कौन सा है, राजस्थान का अंतिम शहर जो कि लुनी नदी पर स्थित है उसका नाम क्या है, भीनमाल। ठीक है, तो ये बात करी अपन ने लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में। एक चीज और देख लें अगर जगह, ठीक है इधर बना देता हूं, ये इधर अपन ने देखा कि लुनी नदी का अपवाह क्षेत्र मतलब जहां पर वो नदी बह रही है, कितने जिलों के अंदर, 8 जिलों के अंदर। एक और चीज जो पूछी जाती है कि लुनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में, बेसिन का मतलब होता है कि वो एरिया जहां से पानी आता है लुनी नदी के अंदर, चाहे वो सहायक नदियों के माध्यम से हो, चाहे भूगर्भिक संरचना ऐसे हो, ढलान हो, जहां से भी उस नदी के अंदर पानी आ रहा है उसको बोल देते हैं बेसिन।
बेसिन जैसे अपने वॉश बेसिन होता है, इतना बड़ा एरिया होता है, पानी तो इधर से ही जा रहा है, नीचे जो आ रहा है, लेकिन पानी इन सब से एरिया से उसके अंदर ही आएगा, है ना। तो कैचमेंट एरिया इस तरीके से बोल सकता है कि जहां से वो पानी आ रहा है उसको अपन बेसिन के अंदर काउंट करते हैं। तो लूनी बेसिन की बात करी जाए कि लूनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों के अंदर है? 8 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 8 के अंदर तो बह रही है, 8 से ज्यादा होगा। 8 से ज्यादा कितना होगा? तो एक पॉइंट देखा जाए कि लूनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है। तो लूनी बेसिन का विस्तार देखने को मिलता है अपने को 12 जिलों के अंदर। कितने जिलों में? लूनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों के अंदर। कुछ जगह पे 13 जिले भी लिखे होंगे, लेकिन मेनली जो ऑथेंटिक किताब है वहां पे 12 लिखा हुआ है, तो अपने को 12 ध्यान रखना ना। तो लूनी बेसिन का विस्तार देखने को मिलता है अपने को 12 जिलों के अंदर। और उन 12 जिलों के अंदर अवरोही क्रम के अंदर देखें कि सबसे ज्यादा बेसिन का विस्तार कहां पर है, सबसे कम कहां पर है। तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि अपन ने बोला कि पाली के अंदर से सर्वाधिक सहायक नदी आ रही, मतलब सबसे ज्यादा पानी लूनी के अंदर कहां से आ रहा है? पाली से। वही बात कर रहे हैं अपन कि लूनी बेसिन का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे है? पाली। पाली के बाद में अपने को देखने को मिलता है जालोर, है ना। जालोर से भी एक नदी अपन पढ़ेंगे, सागी नदी इसके अंदर आके मिलती है। और फिर अपन देखेंगे बाड़मेर, है ना। तो ये हो गया लूनी बेसिन का विस्तार, जो कि 12 जिलों के अंदर विस्तृत है, पाली, जालोर और बाड़मेर। लगभग, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, लेकिन 69302 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर इसका फैला हुआ है। लगभग 70,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर इसका बेसिन फैला हुआ है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। उसमें से लगभग 70,000 पे तो ये लूनी नदी का बेसिन ही है, जहां से लूनी नदी के अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपन ने अपवाह क्षेत्र में। अभी तक अपन ने देखा कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे? नागपहाड़ी अजमेर। नागपहाड़ी अजमेर से जो मुख्य धारा निकलती है उसका नाम है सागरमती। सागरमती नदी के अंदर अजमेर की एक लोकल नदी आके मिलती है, उसका नाम क्या है? सरस्वती। वो दोनों मिलकर लूनी नदी का निर्माण करती है, जिसको अपन लूनी नदी बोल देते हैं। फिर इसका संगम कहाँ पे होता है? अरब सागर में। अरब सागर के अंदर भी कौन सा है? कच्छ के रण के अंदर इसका क्या होता है? संगम होता है। उसके बाद देखें इसकी टोटल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें से कितनी किलोमीटर राजस्थान में बहती है? 330 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि ये मुख्यतः राजस्थान की नदी है। फिर बात करें इसके अपवाह क्षेत्र की, तो ट्रिक से याद रख सकते हैं अपना बचत। अ से का मतलब क्या है? जहां से इसका उद्गम होता है अजमेर। अजमेर से एक जिला अलग हुआ, कौन सा? ब्यावर। पा से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर और बालोतरा, क्योंकि उससे एक जिला अलग होकर बना। जहां से जोधपुर ले लो और जालोर ले लो, ना, ये दोनों एरिया यहाँ पे बसते हैं। अजमेर से तो इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। पाली की बात करते हैं, तो पाली के अंदर दो चीजें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा सहायक नदियां लूनी की कहां से उद्गमित होती है? पाली से। और दूसरा कि पाली के अंदर लूनी नदी की पूर्वी सीमा बनाने का काम कौन करता है? काला घोड़ा डूंगर। फिर बात करें नागौर। नागौर की बात अपन जुजड़ी में कर देंगे। बाड़मेर, बालोतरा। बालोतरा की अगर बात करें तो बालोतरा के अंदर 4 पॉइंट है। एक तो कला संस्कृति के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे तिलवाड़ा सभ्यता का विकास हुआ। और दूसरी बात कि वहां पे एक मेला पड़ता है, उस मेले का नाम क्या है? मल्लिनाथ जी पशु मेला, जो वहां पे आयोजित होता है वो लूनी नदी के तट पर ही होता है। तिलवाड़ा सभ्यता भी लूनी नदी के तट पर विकसित हुई। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि बालोतरा ही वह एरिया है जहां तक लूनी का पानी कैसा रहता है? मीठा। उसके बाद कैसा हो जाता है? खारा। और चौथी बात कि चूंकि बालोतरा शहर जो है वो इस जो मुख्य नदी है लूनी, उसके पेटे के नीचे बसा हुआ है, तो वहां पे अगर बारिश अच्छी होती है अजमेर के आसपास में पुष्कर की पहाड़ियों में बेसिकली, तो यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है ना। तो बाढ़ संभाव एरिया अपन बालोतरा बोल देते हैं। जालोर के अंदर 2 शब्द याद रखने हैं अपने को। एक नेहड़, लूनी नदी के प्रवाह से जो वहां पे दलदली भूमि बन गई उसको क्या बोल देते हैं अपन? नेहड़। और रेल या नाड़ा, जो अपन बोला कि लूनी नदी के अंदर बाढ़ आ सकती है, ये अगर बाढ़ वाला पानी जालोर तक पहुंचता है तो जालोर वाले लोग क्या बोलते हैं? रेल आई या नाड़ा, इस तरीके से। और लूनी नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे अंतिम शहर कौन सा है? भीनमाल वहां पर स्थित है, ठीक है। इसमें नेहड़ या रेल या नाड़ा, जालोर अगर ऑप्शन में नहीं है, सांचौर ऑप्शन में होगा, तो सांचौर नहीं पड़ता। और अपन ने बोला कि लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र 8 जिलों के अंदर विस्तृत है। अगर अपन बेसिन देखते हैं तो बेसिन कितने जिलों के अंदर है? 12 जिलों के अंदर विस्तृत है, लगभग 70,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। सबसे ज्यादा कहां पे? जहां से सबसे ज्यादा सहायक नदी आती है, कहां पर? पाली। पाली के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर, ठीक। तो अब इसके आगे देखते हैं। उद्गम डिस्कस कर लिया अपन ने, संगम डिस्कस करा, लंबाई डिस्कस करी, अपवाह क्षेत्र डिस्कस करा।
अब बात करते हैं कि सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदी के बारे में अपन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बांध, बांध के बाद में देखेंगे विशेषताएं और लुनी नदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चल तो लुनी नदी की सहायक नदियों के बारे में देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक पॉइंट अपन पहले से जानते हैं सहायक नदियों के बारे में कि सबसे ज्यादा सहायक नदियां कहां से आती है? पानी से आती है। एक पॉइंट अपन पहले ही डिस्कस कर चुके। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की ट्रिक अपन बोल सकते हैं, सारी सहायक नदियां एक ही ट्रिक से कवर हो जाए ना। सूकी, बांडी, खारी, तीन लड़कियां हैं, क्या नाम है? सूकी, बांडी, खारी। जो एक स्थान है जिसका नाम है गुहिया। ट्रिक बता रहा हूं बेसिकली, कैसे समझनी, ट्रिक को भी समझ ले तो भूलते नहीं है अपन, है ना। सूकी, बांडी, खारी जो गुहिया में, सूकी, बांडी और खारी तीन लड़कियां हैं जो गुहिया के अंदर जवाई से मिलती है। किससे मिलती है? जवाई से। तो सूकी, बांडी, खारी जो जवाई से, क्या ट्रिक है? सूकी, बांडी, खारी जो गुहिया में जवाई से, वापस एक बार, सूकी, बांडी, खारी जो गुहिया में जवाई से मिली। यहाँ पे सूकी का मतलब है सुकड़ी। क्या मतलब है? सुकड़ी। एक और जगह पे भी अपन पढ़ेंगे सुकली, यहां पर है सुकड़ी। एक और जगह पे अपन क्या पढ़ेंगे? सुकली। इसके बाद ही जस्ट पश्चिम बनास के अंदर अपन देखेंगे उसका ना। तो ये ड का फर्क है, तो ड का फर्क ध्यान रखना। बांडी का मतलब बांडी ही है, खारी का मतलब खारी है। एक खारी अपन और पढ़ेंगे, है ना, जब अपन बंगाल की खाड़ी नदियां पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे। ये ज्यादा फेमस नहीं है, वो ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसका ज्यादा आता है, इसका अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं। जो का मतलब है जोजड़ी, जो कि वर्तमान में चर्चा के अंदर भी है। जोजड़ी के बाद गुहिया, गुहिया का मतलब ही गुहिया है। मैं का कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक में। जवाई का मतलब है जवाई नदी। से का मतलब है सादी, और मिली में मी का मतलब है मिठड़ी, और ली का मतलब है लीलड़ी, मिठड़ी और लीलड़ी। तो सूकी से सुकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, गुहिया से गुहिया। मैं का कोई मतलब नहीं है, जवाई का जवाई, से सादी, मी से मिठड़ी और ली से। ठीक है, ये सहायक नदियां हैं लुनी की सहायक नदियां। ठीक है, उस लुनी की सहायक नदियों के अंदर अगर अपन देखें कि भाई ये नाग पहाड़ से निकल रही है, इधर बहुत सारी नदियां उसके अंदर आके मिलेंगी। अपन देखें, अब ये लुनी नदी निकल रही है और ये वो जाके मिल रही है कच्छ के रण के अंदर। ठीक है, ये कच्छ के रण के अंदर जाके मिल रही मान लो। चलो, लुनी नदी यूं पहले, ये कौन सा हाथ है मेरा? दाया। मतलब ये लुनी का कौन सा भाग हुआ? दाया। और ये वाला कौन सा? बायां। तो दाईं ओर से आने सहायक नदियों को अपन, हर नदी के बारे में अपन देखेंगे कि इसकी दाईं ओर से मिलने वाली, इसकी बाईं ओर से। तो जब लुनी की बात करते हैं तो उसमें दाईं ओर से एक ही नदी मिलती है। कितनी नदी? एक ही नदी, उसका नाम क्या है? जोजड़ी। तो ये कहां, किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। इसके अलावा जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब किस ओर से मिल रही है? बाईं ओर भी ना, ये दाया होगा, ये बायां होगा। उसके अलावा सारी कहां से मिल रही है? बाईं ओर से। ठीक है, तो जोजड़ी के बारे में इसलिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये एकमात्र नदी है जो कि लुनी के अंदर कहां, किस ओर से मिल रही है? दाईं ओर से। ठीक है, अब एक एक सहायक नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यूं नहीं कि सारी नदियों के बारे में अपन पढ़े, जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे जोजड़ी वर्तमान में चर्चा में भी है। न्यूज पिच ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसका नाम था मरुधारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है ना, तो ये भी चर्चा के अंदर भी है। और बांडी नदी पर भी एनजीटी जो कि पर्यावरण का एक संस्थान है, ट्रिब्यूनल है, उसने राजस्थान सरकार पर, चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, तो 20 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। लुनी नदी के मामले में 40 करोड़ का ओवरऑल जुर्माना है राजस्थान सरकार पर, है ना। तो ये चर्चा के अंदर रहती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जोजड़ी। डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है इसके ऊपर, जोजड़ी पे देख सकते हो। जोजड़ी की बात करें, एक पॉइंट तो ये जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया कि जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है जो कि किस ओर से आके मिल रही है? एकमात्र नदी जो कि लुनी में दाईं ओर से आकर मिल रही है। ठीक है,
मैप को साथ साथ में लेते जाएं। एक नदी है जो कि दाईं ओर से आकर इसके अंदर मिलती, सहायक नदी है जो कि कहां से आ रही? दाईं ओर से। बाकी जितनी भी नदियां पड़ेंगी वो किस ओर से आएंगी? बाईं ओर से आएंगी। उसका नाम क्या है? जोजड़ी। ये इसका पूर्वी सीमा, अपन ने बोला था कि पूर्वी सीमा कालापुरा डूंगर बनाता है। कालापुरा डूंगर बेसिकली अरावली का हिस्सा है, यानी कि इसके यहां पर है अरावली, ठीक है। अपन ने बोला बाकी सारी नदियां इधर से आती हैं, एक ही नदी कहां से आ रही है? दाईं ओर से आ रही है। तो ये सारी नदियां कहां से आ रही होगी? अरावली से। केवल एक ही नदी है जो कि अरावली से नहीं आ रही, उसका नाम क्या है? जोजड़ी नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र नदी जो कि अरावली से नहीं आती उसका नाम क्या है? जोजड़ी। एकमात्र सहायक नदी के बीच में आगे सहायक लिख सकते हैं ना, एकमात्र नदी जो लूनी के अंदर मिलती है और ये अरावली से नहीं आ रही है। एकमात्र नदी जो कि अरावली से उद्गमित नहीं होती है, अरावली से नहीं आती, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं। एकमात्र नदी जो कि अरावली से नहीं आती, ये दो बात। चूंकि ये चर्चा के अंदर है तो अपन इसके बारे में दो चीजें और पढ़ लेंगे। इसका उद्गम कि भाई ये निकलती कहां से है और ये लूनी के अंदर कहां पे आके मिलती है, वो दो पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जोजड़ी जो नागौर जिले से आती है, कहां से आती है? नागौर जिले से आती है और जोधपुर जिले के अंदर मिलती है। पहले जो जिले के लेवल पे अगर पूछा जाए तो जोजड़ी नदी का उद्गम कहां पे होता है? नागौर के अंदर। और इसका संगम लूनी के अंदर संगम हो रहा है। लूनी के अंदर संगम कहां पे होता है? तो जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर। अगर इसको और जाके डीप पूछना हो, कुछ ही नदियों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे अपन, सारी नदियों का नहीं करेंगे ना। नागौर के अंदर भी अगर कोई स्पेसिफिक जगह पूछी जाए कि कहां से जोजड़ी आती है, नाम लिख देता हूं मैं, जोजड़ी, तो उस पर्टिकुलर जगह का नाम है क्या बोलते हैं? पोडलू गांव। कौन सा गांव? पोडलू गांव। एक गांव है जिसका नाम क्या है? पोडलू। पोडलू नागौर से ये नदी उद्गमित होती है और जोधपुर के अंदर खेजड़ली खुर्द करके एक जगह है, वहां पे इसका संगम होता है। कहां पे? खेजड़ली खुर्द। खुर्द मतलब जो तलीय इलाका होता है, जो खंडे वाला क्षेत्र होता है ना, वो खेजड़ली खुर्द अपन मानते हैं। तो पोडलू नागौर से निकलती है, कहां पे संगम होता है? खेजड़ली खुर्द के अंदर। नागौर से निकलती है, जोधपुर के अंदर मिलती है। अगर और ज्यादा उसको डीप में पूछना होगा तो पोडलू नागौर से निकलती है और मिलती कहां पर है? खेजड़ली खुर्द, जोधपुर के अंदर। ये बात करिए अपन ने जोजड़ी के बारे में कि इसका उद्गम कहां पे होता है। तो इसका उद्गम होता है पोडलू नागौर। पोडलू एक गांव का नाम है, पोडलू नागौर से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम कहां पे होता है? तो संगम क्योंकि लूनी के अंदर होता है तो संगम लूनी में होता है। और लूनी में कहां पर होता है? खेजड़ली खुर्द के अंदर होता है। खेजड़ली खुर्द, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन नदी लूनी पढ़ रहे हैं ना। तो खेजड़ली खुर्द के अंदर इसका उद्गम समापन होता है जो कि जोधपुर के अंदर एक जगह है। तो ये बात करिए अपन ने जोजड़ी के बारे में, क्योंकि एकमात्र थी जो कि कहां से आ रही थी? दाईं ओर से। एकमात्र नदी जो कि अरावली से नहीं आ रही थी। और इसका उद्गम कहां पे होता है? नागौर के अंदर और जोधपुर के खेजड़ली खुर्द में इसका संगम होता है। दूसरी बात करते हैं अपन बांडी के बारे में। ट्रिक को मिटा देता हूं मैं। जोजड़ी के बाद बात करते हैं अपन बांडी के बारे में। बांडी के बारे में खास बात क्या है कि बांडी राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित। पूरे राजस्थान के अंदर अगर अपने को सबसे गंदी या सबसे प्रदूषित नदी देखनी हो तो कौन सी है? बांडी नदी। तो इसी वजह से क्यों, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि ये राजस्थान की सबसे क्या है? प्रदूषित नदी। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि राजस्थान की रासायनिक नदी। कौन सी? राजस्थान की रासायनिक मतलब केमिकल्स, रासायनिक नदी। इसके अंदर बहुत सारे उद्योगों के, स्पेशली अगर उद्योगों की बात करें, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी क्यों है, पहले उसके लिए अपने को समझना होगा इसका उद्गम। बांडी नदी की अगर उद्गम की बात करी जाए तो इसका उद्गम होता है फुलाद पाली से। फुलाद करके एक जगह है पाली के अंदर, तो फुलाद
पाली से इसका क्या होता है? उद्गम। कहां से उद्गम हो रहा है इसका? फुलाद पाली से, फुलाद गांव पाली से इसका उद्गम होता है, और इसका जो संगम होता है वो होता है लाखर जोधपुर। फुलाद पाली से ये कहां पे चलती है? लाखर जोधपुर। ठीक है, मतलब ये नदी पाली से उद्गमित हो रही है। पाली के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है? फुलाद। फुलाद से ये लाखर गांव जोधपुर के अंदर आके लुनी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी अपन बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि पाली के अंदर रंगाई छपाई के उद्योग ज्यादा है, वस्त्र निर्माण के उद्योग ज्यादा है। तो जो भी वस्त्रों को बनाने के लिए डाइज यूज होती है, रंजक यूज होते हैं, वो सारे उनका जो केमिकल है वो इस नदी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये राजस्थान की क्या बन चुकी है? सबसे प्रदूषित नदी। दो कारण, एक तो रंगाई छपाई के उद्योग और एक कारण हो गया वस्त्र, है ना। रंगाई छपाई के उद्योग हो गया और एक वस्त्र, दोनों एक ही है, अलग चीज है ही नहीं। लेकिन कई बार लैंग्वेज के अंदर वस्त्र उद्योग मिल जाता है, कई बार रंगाई छपाई उद्योग मिलता है, तो दोनों शब्द अपन खोल लेंगे। क्यों है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी? रंगाई छपाई उद्योग के कारण, रंगाई छपाई उद्योग के कारण। और ये रंगाई छपाई के उद्योग या वस्त्र उद्योग बोल दो, ये मैक्सिमम पाली के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं ना। तो वस्त्र उद्योग कहां पर? तो पाली के अंदर। उसकी वजह से ये नदी कैसी हो चुकी है? सबसे प्रदूषित नदी हो चुकी है। इसको राजस्थान की रासायनिक नदी भी बोला जाता है, जो कि कहां से आती है? फुलाद पाली से लाखर जोधपुर। ये जोधपुर की बात कर रहे हैं, जोधपुर के अंदर ही दूसरी जगह ले लेते हैं, इसका नाम है लाखर, लाखर जोधपुर, है ना। इसके अंदर थोड़ा दूर बना दूं मैं अगर, ठीक है, इधर ही चलेगा। पाली से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? बांडी। बांडी। और पाली के अंदर कहां से आती है? फुलाद। फुलाद पाली से आती है। चलो इस पाली को नहीं लिखते हैं, पाली, क्योंकि अपन ने बोला कि सारी नदियां इसकी पाली से आ रही है। ठीक है, तो फुलाद पाली से आती है लाखर जोधपुर में। चलो, बांडी की बात हो गई, जोजड़ी की बात हो गई। अब हम देखते हैं जवाई के बारे में। जोजड़ी को मिटा देता हूं। जवाई, जवाई को अगर देखें तो ये लुनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है ये? लुनी की सबसे, लुनी के अपन ने बहुत सारी सहायक नदियां देखी, उनमें सबसे लंबी अगर कोई सहायक नदी है तो उसका नाम क्या है? जवाई नदी, है ना। तो इसके बारे में खास बात यही है कि ये लुनी की सबसे लंबी सहायक नदी, लुनी की ये सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? जवाई नदी। जवाई नदी के उद्गम के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका उद्गम होता है बाली घोरिया गांव। कौन सा? बाली घोरिया, या सिर्फ घोरिया बोल दो। बाली घोरिया पाली के अंदर एक जगह है, वहां पर इसका क्या होता है? उद्गम होता है। जवाई नदी, क्योंकि वही नदियों के उद्गम स्थल डिस्कस कर रहे हैं जो कि अपने आप में कोई विशिष्टता रखते हैं। अपन ने बांडी नदी का पढ़ा क्योंकि सबसे प्रदूषित नदी है। एग्जामिनर अगर थोड़ा ज्यादा डीप में जाएगा तो इसके ऊपर तो पूछेगा नहीं। संगम से भी ज्यादा उद्गम ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ना, तो वो तो याद होना ही चाहिए अपने को। ये इन तीन नदियों का ही डिस्कस करेंगे अपन, उसके अलावा नहीं करेंगे। लुनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां पे होता है? बाली घोरिया गांव पाली के अंदर। और इसका संगम कहां पे होता है? तो हेमागुड़ा गांव। कौन सा गांव? हेमागुड़ा गांव। हेमागुड़ा गांव जालोर के अंदर। कहां पर? जालोर के अंदर इसका क्या होता है? संगम होता है। जालोर के अंदर बेसिकली सांचोर है ना, हेमागुड़ा गांव जालोर, इसके यहाँ पे क्या होता है? इसका संगम होता है। ठीक है, ये लुनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? बाली गांव पाली, और संगम कहां पे होता है? हेमागुड़ा गांव जालोर। ठीक है, अब मैप से अपन बाकी सारी जो नदियां हैं उनका अपन देख लेते हैं, और भी जो नदियां बची उनका देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा, दो नदियों के बारे में अपन और देखेंगे, सिर्फ नाम देखेंगे। एक अपन बात करेंगे लीलड़ी के बारे में। कौन सी? लीलड़ी। ये लीलड़ी लुनी के अंदर सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। लुनी के निकलने के बाद में अगर कोई भी सहायक नदी सबसे पहले आ रही है तो उसका नाम क्या है? लीलड़ी। तो लुनी में मिलने वाली सबसे पहली नदी, लुनी की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी, सबसे
पहले मिलने वाली सहायक नदी, क्या नाम है उसका? लीलड़ी। तो सबसे पहले आकर मिलेगी, ये पाली से ही आती है ना। इसके अब अपन ने जितनी भी नदियां, अभी नागौर से आ रही थी, नागौर को अपन ने डिस्कस कर लिया। ये फुलाद, ये भी पाली से ही आ रही है। एक नदी अपन आया और आएगी जो कि किसी और एरिया से आएगी, बाकी सारी नदियां लुनी से निकलती है। तो लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है यहाँ पर? लीलड़ी। ये लुनी की सबसे पहली सहायक नदी। सेकंड नंबर पर आती है झुंझुनू। थर्ड नंबर पे बांडी, लेकिन बांडी के अंदर भी एक सहायक नदी है, इसके साथ में अपन लिख लेंगे कि बांडी की सहायक नदी कौन सी है। बांडी के अंदर भी एक सहायक नदी है, याद हो तो जरूरी नहीं है। जो अपन ने बोला था गुहिया, है ना, तो वो गुहिया बांडी की ही सहायक नदी है ना। बांडी खुद सहायक नदी है किसकी? लुनी की। और ये बांडी की सहायक नदी कौन सी है? गुहिया, है ना। तो बांडी के अंदर ही एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? गुहिया। तो ये आती है अपने नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे आती है बांडी। ये क्रमानुसार, कि हमने क्वेश्चन पूछ लिया कि लुनी नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण तक क्रमानुसार जमाइए। ये सबसे हार्ड बनने वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक का, है ना। तो अपने को सबसे पहले क्या है? लीलड़ी, फिर झुंझुनू, फिर गुहिया और फिर बांडी। उसके बाद मिठड़ी, सुकली, जवाई, और एक लास्ट में आती है सागी। ये जो सागी है ये आती है जालोर से। कहां से? और जालोर के अंदर एक पहाड़ी जो फेमस है, वहां से आती है ये जसवंतपुरा की पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ी। इसमें ये सागी नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहाड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि सागी नदी जो कि लुनी की सहायक नदी है, कौन सी पहाड़ियों से आती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। वरना इसके अलावा अपन ये भी पढ़ सकते थे ये कहां से आती है, कहां पे जाती है। ये चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अपन नहीं पढ़ते। सिर्फ बूस्टर एकेडमी के नोट्स के अंदर ये चीजें मिलती है, पर वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए अपन उन चीजों को कवर नहीं करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट नदियां थी जिनके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी मिलती है उसके बारे में अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इधर भी लिख देते हैं एक नाम और सागी। जैसे लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी है, 5वां नंबर ये, 6ठा, 7वां एक और जवाई की सहायक नदी है जिसका नाम है खारी। कौन सी? खारी। और जवाई के साथ में अपन लिख देंगे कि जवाई की सहायक नदी कौन सी है? खारी। खारी जवाई की सहायक नदी। इसका नाम अपन पढ़ चुके हैं, ट्रिक के अंदर नाम है ना, सूखी बंडी खारी। तो ये खारी जो है वो सिरोही से आती है। कहां से आती है? सिरोही से। खारी आ रही है सिरोही से, सागी आ रही है जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ी से। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी आती है पाली से। यही लाइव अपन ने पहले डिस्कस करी कि पाली वो एरिया है जहां से इसकी सर्वाधिक सहायक नदियां आती है ना। तो 7वें नंबर की ये, 8वां ये हो गया और 9वां ये हो गया, यानी कि सागी लुनी की सबसे अंतिम सहायक नदी है। तो ये अपन लिख देंगे कि लुनी की सबसे अंतिम मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? सागी। ठीक है, तो ये नदियां थी कुछ जो कि इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर अपन ने सहायक नदियों के अंदर अपन ने झुंझुनू पढ़ा, बांडी पढ़ा, जवाई पढ़ा, लीलड़ी पढ़ा और सागी। लीलड़ी और सागी के बारे में एक ही चीज है कि लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली है और सागी सबसे लास्ट में मिलने वाली है। सबसे ज्यादा सहायक नदियां कहां से आती है? तो वो पाली से आती है। ये क्रमानुसार अपन ने यहाँ पे देखा। सबसे पहले बात करिए अपन ने झुंझुनू नदी, सबसे पहले तो ट्रिक सहायक नदियों के अंदर कि सूखी, बांडी, खारी जो गुहिया में जवाई से मिली। उसके अंदर देखा कि पहले अपन बात करी झुंझुनू की, तो झुंझुनू एकमात्र नदी थी जो कि कहीं किस ओर से आ रही थी? दाईं ओर से आ रही थी, और जो अरावली से नहीं आ रही थी। बाकी सारी तो अरावली से आ रही थी। जो भी बाईं ओर से आएगा वो अरावली से आएगा। ये तो दाईं ओर से आ रही है तो अरावली से कैसे आ सकती है? इसके बारे में अपन ने उद्गम भी देखा, संगम देखा। उद्गम होता है इसका पोटलूगांव नागौर के अंदर, और इसका संगम कहाँ पे होता है? खिचड़ली खुर्द जोधपुर के अंदर। फिर अपन ने झुंझुनू नदी के बाद देखा अपन ने बांडी नदी। बांडी नदी देखा कि राजस्थान की इसको क्या कहा जाता है? सबसे प्रदूषित नदी या रासायनिक नदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाली के अंदर रंगाई छपाई के उद्योग ज्यादा है या वस्त्र उद्योग ज्यादा है। उनका जो केमिकल्स होता है वो इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलाद गांव पाली के अंदर, और संगम कहाँ पे होता है? तो लाखर गांव जोधपुर के अंदर इसका संगम होता है। बांडी के बाद देखा अपन ने जवाई। जवाई लुनी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बाली गोलिया गांव
पाली के अंदर से, और इसका संगम कहाँ पे होता है तो हेमागुड़ा गांव जालोर के अंदर इसका क्या होता है, संगम होता है। और उसके बाद देख लिया अपन ने लिलड़ी, जो कि इसकी लुणी की सबसे पहली सहायक नदी है, सागी जो कि सबसे अंतिम में मिलने वाली सहायक नदी है। क्रमानुसार देखा जाए सबसे पहले आता है लिलड़ी, लिलड़ी के बाद में जोजड़ी, जोजड़ी के बाद में गुहिया, गुहिया के बाद में बांडी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई, जवाई के बाद जवाई के अंदर मिलने वाली खारी, और खारी के बाद में सागी। इसके बाहर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ सकता सहायक नदियों के बारे में। आ सकता है तो ये सेगमेंट है मिसड़ी, सुकड़ी, उनके बारे में, लेकिन पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है ना, कोई औचित्य नहीं बनता, और इसके बारे में कोई भी नहीं पढ़ता। ठीक है, चलो सहायक नदियों के बाद अपन डिस्कस करेंगे अपना अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, जिसको अपन बांध से अपन ने डिस्कस करा था। इधर ये मैप रहने ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अपन ने उद्गम देखा, संगम देखा, कुल लंबाई देखी, अपवाह क्षेत्र देखा, सहायक नदियां देखी। अब देखते हैं प्रमुख बांध। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में 7 हेडिंग के अंदर किसी भी नदी को पढ़ेंगे अपन, है ना। बांध, इसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए, कौन कौन सी बांध परियोजना इसके ऊपर संचालित है। सबसे पहले बांध की अगर बात करी जाए, जो कि लुणी नदी पर ही बना हुआ है। बांध मुख्य नदी पर भी हो सकता है, इनकी सहायक नदियों पर भी हो सकता है। तो लुणी नदी पर ही जोधपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर या पिचियाक बांध। जसवंत सागर आगे राजा ना, उनके नाम पर जसवंत सागर या पिचियाक बांध। तो बांध देखेंगे, बांध का स्थिति देखेंगे कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी जगह पर है वो, और कौन सी नदी पर है, वो भी अपन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो पहला बांध अपने को देखने को मिलता है जसवंत सागर या पिचियाक बांध। क्या नाम है? जसवंत सागर या पिचियाक बांध। इसकी स्थिति के बारे में बात करी जाए तो ये स्थिति कहां पर है? जोधपुर के अंदर एक जगह है बिलाड़ा। कौन सी जगह है? बिलाड़ा। तो एक बार एक पीवाई की मतलब प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि लुणी नदी के किनारे बिलाड़ा, डेगाना, यूं करके शहर के नाम दे रखे थे। बिलाड़ा, डेगाना और बालोतरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बालोतरा से वैसे उसका क्वेश्चन हो सकता था कि बालोतरा लुणी नदी के किनारे ही है। डेगाना नागौर के अंदर पड़ता है, नागौर से भी इसकी नदी आती है ना, नागौर भी इसके किनारे, बिलाड़ा भी इसके किनारे है ना। तो इस तरह की क्वेश्चन एक ही बार पूछा जा चुका है, शायद प्लाटून कमांडर के एग्जाम के अंदर आया था। तो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर ये बांध बना हुआ है, जसवंत सागर या पिचियाक बांध। कौन सी नदी पर? तो ये लुणी नदी पर ही बना हुआ बांध। उसके बाद देखें, जोजड़ी पर कोई बांध नहीं बना हुआ, गुइया पर कोई नहीं, बांडी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध। क्या नाम है? हेमावास बांध। तो हेमावास बांध कहां पर है? और हेमावास बांध बना हुआ है पाली के अंदर। कहां पर? पाली के अंदर। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बांडी। बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है पाली के अंदर, उसका नाम क्या है? हेमावास बांध। ठीक है, 2 बांध अपन ने देखे। तीसरा बांध देखें, मिसड़ी पर कोई बांध नहीं, सुकड़ी पर बांध है। सुकड़ी पर बाकली गांव के अंदर बांध होने की वजह से इसको नाम ही दे दिया गया बाकली डैम, बाकली डैम या बाकली बांध। क्या नाम है? बाकली। वो बाकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सुकड़ी नदी में। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी आती कहां से? सुकड़ी भाई हमने बोला कि अपने को एक तो नागौर वाला ध्यान रखना, एक सागी जो कि यहाँ से आती है, सिरोही से सागी आती है, बाकी इसके अलावा सारी कहां से आती है? पाली। तो सुकड़ी भी कहां से आती है? पाली। ये पाली से बहती हुई जालोर के अंदर जाकर लुणी के अंदर मिलती है ना। तो इस नदी पर जालोर वाले एरिया के अंदर बांध बना हुआ है। नदी खुद आती कहां से? लेकिन बांध कहां पर बना हुआ है? जालोर के अंदर, क्योंकि ये नदी लुणी से निकलकर जालोर वाले, क्योंकि सबसे लास्ट में मिलने वाली साइड पाली से निकलकर जालोर से मिलकर ये लुणी के अंदर मिलती है ना। तो बाकली बांध बना कहां पे हुआ है? गांव का नाम है बाकली। तो बाकली के नाम पर, जैसे डुका में तो डुका डैम, इस तरीके से बाकली है तो बाकली का नाम। कहां पर? जिला कौन सा? तो जालोर जिला। यहाँ पर ये बना हुआ बांध है। और उसके बाद अपन देखें जवाई। जवाई पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम ही क्या है? जवाई बांध। ठीक है, तो चौथा बांध इसके ऊपर बना हुआ जवाई की है, जवाई बांध। जवाई बांध कौन सी नदी पर होगा? नदी का नाम ही वही है, जवाई नदी। और ये कहां पर बना हुआ है? इसकी जगह काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये बांध पॉपुलर है, बांध की वजह से इसकी स्थिति पॉपुलर है। इसका नाम है सुमेरपुर पाली। सुमेरपुर पाली बहुत कम एग्जामों में पूछा जाता है, इसमें ये सुमेरपुर जगह ज्यादा पूछी जाती है ना। तो सुमेरपुर पाली के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध इसके ऊपर बना हुआ है। जवाई नदी, हाँ जवाई नदी, उधर बांध तो उधर लिखा जवाई नदी। चलो
जवाई बांध के बारे में क्या क्या खास बात है, इनके बारे में ज्यादा कोई अपने को देखने को नहीं मिलता। जवाई बांध के बारे में जरूर खास बात है, क्योंकि ये बांध पश्चिमी राजस्थान यानी जितना भी अपने मरुस्थल एरिया है, इस एरिया का सबसे बड़ा अगर कोई बांध है तो वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई सागर। और चूंकि पश्चिमी राजस्थान में अपने मारवाड़ है, मारवाड़ में पानी की कमी है क्योंकि मरुस्थल है, तो ये मारवाड़ के लिए अमृत साबित हुआ, है ना। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे कहा जाता है। तो दो उपमाएं इसको दी जाती है, एक कि ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और दूसरी बात कि ये इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट, जवाई बांध के बारे में अगर अपन देखें तो जवाई बांध से अगर, क्योंकि जवाई बांध अपन ने बोला कि ये लूणी नदी है ना, और लूणी नदी राजस्थान की सारी नदियां कैसे होती है? मुख्यतः मानसून पर आधारित रही है। भाई बारिश अच्छी हुई तो नदियां पूरी वर्ष भर चलेगी, वरना नहीं चलेगी। सारी नदियां मानसूनी है, मतलब बारिश के आधार पर टिकी है। केवल एक ही नदी जो कि बारिश के आधार पर नहीं टिकी हुई, उसका नाम है चंपावत। वो सदाबहार नदी है। वो भी क्यों? क्योंकि वो एक खुद ऊंचे एरिया से आती है, जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से आएगी, ऊंचे एरिया से आएगी तो वो बहती रहेगी। भाई हिमालय से आने वाली नदियां वर्ष भर क्यों बहती रहती है? दो कारण है उसके। एक तो वो ऊंचाई पर स्थित है, दूसरी बात की वहां पे ग्लेशियर बने हुए हैं, हिमनद बने हुए हैं, जो कि पिघल पिघल कर पानी आता रहता है ना। तो विंध्याचल पे ऊंचाई होने के कारण ये नदी वर्ष भर बहती रहती है। उसके अलावा सारी नदियां मौसमी है। अब लूणी नदी है, लूणी नदी के अंदर अब बोला कि बारिश अच्छी हुई तो पानी चलेगा, बारिश खत्म पानी खत्म, है ना। अपने अधिकांश नदियों जैसे अपने यहाँ पे भादर नदी के अंदर भी देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? बारिश होती है तब फुल चलती है, अब देखोगे तो सूखी पड़ी होगी। अभी तो गर्मी आई भी नहीं है तो भी पानी रुकना शुरू हो चुका है ना। ऐसी स्थिति राजस्थान की सारी लगभग सारी सिर्फ क्या बोलते हैं, चंबल को छोड़कर। तो जब लूणी नदी का पानी सूख जाता है तो जवाई बांध के अंदर भी पानी का लेवल कम होता होगा। अब पानी का लेवल कम होता है, अब चूंकि जवाई बांध से पानी की सप्लाई कहाँ की जाती है? इसके आसपास के सारे जिलों के अंदर पानी की सप्लाई की जाती है। इसमें भाई जवाई बांध बना हुआ पानी के अंदर, तो पानी के अंदर तो पानी जाएगा ही। इसके ऊपर देखने को मिलता है अपने को जोधपुर के अंदर पानी जाता है, नीचे है जालोर के अंदर यहाँ से पानी जाता है, नीचे है सिरोही के अंदर यहाँ पे पानी जाता है। इन सारे एरियो के अंदर पानी पहुंचाने का काम करता है ये। अब इसके अंदर ही पानी कम है तो समस्या हो सकती है। तो अपन ने क्या किया, एक वाटर टनल बनाई हुई है। जो साबरमती नदी है उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सेई। क्या नाम है? सेई उसका नाम है। उस सेई से अपन ने पानी लेकर इस बांध को देना शुरू किया, एक वाटर टनल के माध्यम से, जल सुरंग के माध्यम से ना। तो ये जलापूर्ति बेसिकली कौन कौन से जिलों के अंदर करती है कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पाली लिख दो, जोधपुर लिख दो, सिरोही लिख दो, जालोर लिख दो, है ना। यहाँ पर ये पानी की सप्लाई करती है। अब इसके अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी होने पर, पानी की सप्लाई, पानी की कमी होने पर इसके अंदर जो पानी की सप्लाई की जाती है वो एक जल सुरंग, जो कि साबरमती एक सहायक नदी सेई से की जाती है, जिसका नाम है सेई जल सुरंग। सेई जल सुरंग ये राजस्थान की पहली वाटर टनल है ना। ये राजस्थान की पहली, मतलब दूसरी भी बनी होगी तो अपन देखेंगे कि दूसरी कौन सी है। देवास परियोजना अपन देखेंगे जब साबरमती नदी पड़ेंगे तब, है ना। तो जवाई बांध के अंदर जब पानी की कमी हो जाती है तो एक वाटर टनल बनाएगी जिसका नाम क्या है? चूंकि ये साबरमती की सहायक नदी है, उस नदी का नाम ही सेई है, तो इसका नाम ही क्या रख दिया अपन ने? सेई जल सुरंग, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। लगभग 6.7 किलोमीटर लंबाई इसकी है, लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी की पता होनी चाहिए अपने को, 11.7 किलोमीटर के समथिंग नई जो बनाई गई है ना। तो ये होता है बांध का सेगमेंट इसके अंदर कंप्लीट। अब अपन लास्ट में देखेंगे कि लूणी नदी की विशेषताएं, उसके बाद लूणी नदी खत्म हो जाएगी। तो लूणी नदी की विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। लूणी नदी की विशेषताओं के बारे में देखें। लास्ट पॉइंट अपना जो 7वां पॉइंट है, विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि लूणी नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो दो नाम अपन पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। अपन ने बोला कि जो नाग पहाड़ी से जो मुख्य धारा आती है उसका नाम क्या था? सागरमती। तो इसी लूणी नदी को क्या कहा जाता है? सागरमती भी कहा जाता है।
एक नाम पर और पढ़ा कि भाई ये बालोतरा के अंदर जाके आधी खारी आधी मीठी हो जाती है, तो इसी नदी को अर्ध खारी अर्ध मीठी या आधी खारी आधी मीठी नदी बोल दिया जाता है। चूंकि ये खारी हो जाती है, खारी को ही अपन लवण बोल देते हैं, सॉल्ट है ना, खारी हो जाती है इसलिए इसको बोल दिया जाता है लवणवती, लवणवती या लवणमती। उसके अलावा लुनी नदी को ही कहा जाता है, अपने क्या बोलते हैं, कालिदास ने इसको क्या कहा है, एक अपने जो पहले उसकी बात बाद में करते हैं, पहले देखा जाए चूंकि ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है ना, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ है, तो इसको बोला जाता है कि ये मारवाड़ के लिए एक तरह से गंगा है, पवित्र है मारवाड़ के एरिया के लिए, तो इसको कहा जाता है मारवाड़ की गंगा। और दो नाम और अपन देखेंगे, 6 नाम टोटल पढ़ेंगे। जो अजमेर के अंदर से ये नदी निकलती है, अजमेर के अंदर एक पवित्र स्थान है पुष्कर, तो पुष्कर के आसपास में इस नदी को कहा जाता है साकरी। क्या कहा जाता है? साकरी। साकरी किस कहाँ पे कहा जाता है इस नदी को? पुष्कर के आसपास के एरिया में इस नदी को साकरी कहा जाता है। और जो कालिदास, जो कि हिंदी साहित्य में उनका बड़ा नाम है, कालिदास ने इस नदी को कहा है अंतः सलीला। क्या कहा है? अंतः सलीला। सलीला का मतलब ये अपने आप में क्या होता है? नदी होता है। अंतः सलीला किसे कहा है? किसने कहा है? कालिदास ने इस नदी को क्या कहा है? अंतः सलीला कहा है। तो ये इन और नामों से जाना जाता है लुनी नदी को। सागरमती बोल दो, आधी खारी आधी मीठी बोल दो, लवणवती बोल दो, मारवाड़ की गंगा बोल दो, साकरी बोल दो या अंतः सलीला, जो किसने कहा था? कालिदास। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में देखें तो लुनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी लुनी नदी पश्चिमी राजस्थान की, इसी सिंपल लाइन, उसके बाद मेरे को एक और चीज समझानी है कि लुनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है। बड़ी बोल दो, लंबी बोल दो, क्योंकि नदी एकमात्र एक सबसे बड़ी नदी यही है वहां पे उस एरिया के अंदर है। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? लुनी नदी। अब पश्चिमी राजस्थान अपना एरिया कौन सा है? राजस्थान का 60% भाग वही है, ये वाला एरिया। यहाँ पे है मरुस्थल, उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। वो थार डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में थोड़ी, वो हरियाणा के अंदर भी उसका कुछ भाग है, कुछ भाग कहाँ पे? गुजरात के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ भाग है। ठीक है, अगर अपन थार के मरुस्थल को अगर 100% माने तो उसका 85% इंडिया के पास में, 15% इसका है पाकिस्तान के अंदर। उस 85% में से भी 90% थार का रेगिस्तान राजस्थान के पास में, बाकी अदर 10% अदर स्टेट के अंदर है ना। मतलब पूरे थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास में है? राजस्थान। तो ये मरुस्थल की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो ये थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लुनी। तो भारत में थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, भारत में थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट चौथी बात करेंगे, अपन ने बोला कि लुनी नदी बेसिक कितने 12 जिलों के अंदर लगभग 70,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ। मतलब लुनी नदी जल ग्रहण के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। मतलब वह नदी जिसका सर्वाधिक कैचमेंट एरिया मतलब जहां जहां से वो पानी लेकर आती है, जल ग्रहण एरिया ना। तो राजस्थान की कौन सी नदी जिसका जल ग्रहण एरिया सबसे ज्यादा है? तो उसका नाम क्या है? लुनी नदी। तो ये अपन देख लेते हैं कि लुनी नदी सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? जल ग्रहण क्षेत्र भी बोला जाता है कैचमेंट एरिया। एक हिंदी में लिखता हूं, कैचमेंट एरिया। तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया के अंदर नंबर 1 कौन सी है? सारी नदियों के अंदर, राजस्थान की सारी नदियों में पूछा जाए कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो लगभग अपने बोला था 70,000 के आसपास, 69,302 किलोमीटर है ना। सर्वाधिक जल ग्रहण एरिया इसका अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पांचवी बात करिए। पांचवा अगर देखें तो दो टर्म्स अपने को पता होने चाहिए। एक बोलते हैं सेवज। क्या है? सेवज है क्या?
लुनी नदी जहां पर भी बहती है, लुनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, वहां पे मैंने बोला था कि भूमि पानी लुनी नदी का बह रहा है, पानी मरुस्थल होने की वजह से कई बार अलग अलग रास्तों में चल जाता है या कहीं पे झीलें बना के रुक जाता है पानी, है ना। तो जो लुनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण अस्थायी झीलें बनी है, भाई यूं तो मरुस्थल के अंदर खेती होती नहीं है, लेकिन अब अस्थायी झीलें बन चुकी है लुनी नदी के प्रवाह के कारण। तो उन लुनी नदी के अस्थायी झीलों वाले एरिया के अंदर जो दलदली भूमि है, वहां पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? सेवज कहते हैं। तो लुनी के प्रवाह क्षेत्र से निर्मित अस्थायी झीलों की दलदली भूमि वाले एरिया के अंदर होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? सेवज कहते हैं। तो लुनी के प्रवाह क्षेत्र में अस्थायी झीलों के निर्माण से, लुनी की वजह से या लुनी के अपवाह से बनी अस्थायी झीलों, स्थायी नहीं, अस्थायी बोलेंगे क्योंकि भाई लुनी नदी खुद अपने आप में सूख जाती है ना, तो स्थायी कैसे हो सकती है कोई झील? लुनी नदी के अपवाह से बनी अस्थायी झीलों के दलदली भाग में होने वाली खेती को क्या कहा जाता है? सेवज। दलदली भाग में होने वाली कृषि क्या कहा जाता है? उसको सेवज। और एक पॉइंट देखें अपन राठी के बारे में। राठी थोड़ी थली राठी तो जैसलमेर एरिया को बोला जाता है। थली क्या है? लुनी नदी बह रही है, उसके ऊपर पूरा मरुस्थल पड़ा हुआ है। लुनी नदी के ऊपर मरुस्थल का विस्तार बहुत ज्यादा मानते हैं कि वहां पे रेत ही रेत है। इसकी इस तरफ तो भाई सिरोही वाला एरिया, उदयपुर पाली वाला एरिया, जहाँ पे मतलब अरावली का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर यानी उत्तर में अपने को मरुस्थल देखने को मिलता है, रेत ही रेत देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है थली, है ना। इसलिए बीकानेर को थली प्रदेश भी कहा जाता है ना, वो उत्तर में है ना, इसके लुनी नदी के उत्तर में आ गया। तो थली को क्या बोल सकते हैं अपन कि जहां पे रेत ही रेत हो, या मैं बोलूं कि लुनी के उत्तरी भाग को, लुनी के उत्तरी भाग जिसमें रेत की अधिकता है, रेत की अधिकता है या फैलाव ज्यादा है, उसको क्या कहा जाता है? थली। अधिकता या फैलाव क्या है? ज्यादा है, उसको क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। और एक और चीज जो कि पूछी जाती है कि अगर राजस्थान की नदियों के अंदर 100 लीटर पानी है तो उसमें लुनी के अंदर कितना पानी है? तो ये निकल के आता है 10.4% या 10.40%। ठीक है, अगर 100% पानी अगर राजस्थान के अंदर नदियों के अंदर मान लिया जाए तो उसमें लुनी नदी का योगदान कितना है? 10.40। यानी कि राजस्थान के अपवाह तंत्र में लुनी नदी का योगदान कितना है? 10.40%। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में लुनी का योगदान कितना है? 10.40%। और इसी के साथ ये अपनी लुनी नदी क्या हो जाती है? कंप्लीट। सबसे पहले अपन ने उद्गम देखा, उद्गम के बाद क्या देखा अपन ने? संगम, संगम के बाद क्या देखा? लंबाई के बाद क्या देखा? अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र के बाद में बड़ी सहायक नदियां, सहायक नदियों के बाद बड़ी अपन ने बांध, और बांध के बाद क्या पढ़ा? विशेषताएं देखा। सबसे पहले अपन ने देखा उद्गम की, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलने वाली जो मुख्य धारा है उसका नाम है सागर नदी। अजमेर की ही एक लोकल नदी जिसका नाम है सरस्वती, वो दोनों मिलकर लुनी नदी का निर्माण करते हैं। संगम के अपन ने देखा कि अरब सागर के कच्छ के रण वाले एरिया के अंदर जाके गिरती है। कुल लंबाई के अंदर देखा कि कितनी लंबाई है? 495 किलोमीटर, जिसमें से 330 किलोमीटर कहाँ पे बहती है? राजस्थान के अंदर। इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान की मुख्यतः राजस्थान की नदी, ऐसा बोल सकते हैं अपन। फिर देखा अपन ने इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र देखा अपन ने अपना बजाज, अ से मतलब है अजमेर, और ब्यावर, पा से मतलब है पाली, ना से मतलब है नागौर, ब से मतलब है बाड़मेर और बालोतरा, जा का मतलब जालोर बोल दो, और ज का मतलब जोधपुर बोल दो। क्या क्या खास बात है? अपन ने देखा कि लुनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। टोटल 8 जिलों के अंदर इसका क्या देखने को मिलता है अपने को? विस्तार, है ना। अपवाह क्षेत्र का जो विस्तार है वो कितना है? तो 8 जिलों में देखने को मिलता है। सबसे पहले देखा पाली के बारे में 2 बातें कि लुनी नदी के अंदर सर्वाधिक सहायक नदियां कहां से आती है? मतलब पाली से आती है। और जो पाली के अंदर एक काला भूरा डूंगर है वो इसकी पूर्वी सीमा बनाने का काम करता है। उसके बाद क्या देखा अपन ने? पाली के बाद में
बालोतरा के बारे में बात करी। बालोतरा के बारे में 4 चीजें पढ़ी अपन ने। एक तो तिलवाड़ा सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई, एक देखा मल्लीनाथ जी पशु मेला, एक देखा कि ये बाढ़ संभावित एरिया है और यहाँ पे ही आधा पानी खारा और आधा पानी मीठा होता है ना। उसके बाद अपन ने बात करी जालोर, 2 टर्मिनोलॉजी देखी, एक नेहड़ देखा कि लुनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण जो दलदली भूमि हो जाती है उसको क्या कहा जाता है, नेहड़। उसके बाद देखा रेलिया नाला, जब बाढ़ का पानी जालोर सांचौर तक पहुंचता है तब उसको क्या कह दिया जाता है, रेलिया नाला। और राजस्थान में लुनी के ऊपर बना हुआ सबसे अंतिम शहर कौन सा है, भीलमाल, वहां पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ने अपवा क्षेत्र। बेसिन की बात करी जाए तो लुनी बेसिन का विस्तार अपने को कितने जिलों के अंदर, 12 जिलों के अंदर। इसमें सबसे ज्यादा कहां पर, पाली के अंदर, उसके बाद जालोर और उसके बाद बाड़मेर के अंदर देखने को मिलता है। अपवा क्षेत्र के बाद अपन ने पढ़ी सहायक नदियां, तो सुखी, बांडी, खारी जो भुइया में जवाई से मिली। सुखी का मतलब सुखड़ी, बांडी का मतलब बांडी, खारी का मतलब खारी, जो का मतलब जोजड़ी, गुइया का मतलब गुइया, में का कोई मतलब नहीं है, जवाई का मतलब जवाई, से का मतलब सागी और मिली का मतलब मिली, वाली का मतलब लिली। इसमें बात करी जाए कि सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो लिली। सबसे अंतिम में मिलने वाली कौन सी है, सागी। सागी आती कहां से, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, जालोर से आती है ना। चलो, लिली आती है पाली से ही आती है। चलो एक एक नदी के बारे में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें जोजड़ी के बारे में, तो एकमात्र सहायक नदी है जो कि किस ओर से आती है, दाईं ओर से आती है। एकमात्र सहायक नदी है जो कि अरावली से नहीं आती। उद्गम कहां से होता है, पुरलू नागौर से होता है, और संगम कहां पे होता है, खिजड़ली जोधपुर के अंदर। दूसरी देखिए बांडी नदी। बांडी नदी की बात करी जाए तो ये राजस्थान की रासायनिक नदी है, ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। ये कहां से आती है, तो फुलाल पानी से, और मिलती कहां पे, लाखन जोधपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखा अपन, अच्छा बांडी की सहायक नदी कौन सी है, गुइया। गुइया बांडी की सहायक नदी है। उसके बाद डिस्कस करिए अपन ने जवाई नदी। जवाई नदी लुनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जवाई नदी आती कहां से, जवाई नदी आती है पाली के अंदर, कहां पर, बाली गुरिया पाली के अंदर से वहां पे आती है, और मिलती कहां पर है, बाली गुरिया से हेमागुड़ा गांव सांचौर जालोर के अंदर जो स्थित है वहां पर ये जाके मिलती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्रमानुसार पूछेगा। तो उसके हिसाब से अपन देखा सबसे पहले मिलने वाली लिली के बाद में जोजड़ी, जोजड़ी के बाद में गुइया, गुइया के बाद में बांडी, बांडी के बाद में सुकड़ी, फिर जवाई में मिलने वाली खारी, और खारी के बाद में सागी। ठीक है, अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है, पाली से। केवल जो जोजड़ी आ रही है नागौर से, नीचे जो खारी आ रही है सिरोही से, और सागी कहां से आ रही है, जालोर की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, है ना। तो ये पढ़ा था अपन ने। अपवा क्षेत्र के बाद अपन ने क्या सहायक नदियों के बारे में देखा। सहायक नदियों के बाद अपन ने क्या देखा, बांध। 4 प्रमुख बांध अपन ने पढ़े। एक जसवंत सागर या पिछैत बांध जो कि लुनी नदी पर ही बना हुआ, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ। दूसरा बांध अपन ने देखा हेमावास बांध जो कि कहां पर बना हुआ है, पाली के अंदर। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, बांडी नदी पर बना हुआ है ना। हेमावास बांध के बाद देखा अपन ने बांकली बांध। बांकली गांव कहां पर, जालोर के अंदर। बांध कहां पर है, जालोर के अंदर। कौन सी नदी पर, सुकड़ी नदी पर, जो कि कहां से आ रही है, पाली से आ रही है। ठीक है, और लास्ट में देखा अपन ने जवाई बांध जो कि जवाई नदी पर बना हुआ है, कहां पर, सुमेरपुर पाली के अंदर। क्या खास बात है इसकी, इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है। और इसमें जल की कमी होने पर, हाँ, अगर इसके अंदर जल की कमी होती है तो कौन सी वाटर टनल से पानी की सप्लाई की जाती है, सही जल सुरंग से। और ये खुद ही पानी देने काम करता है। पाली के अंदर है तो पाली को देगा ही, जोधपुर को देता है, जालोर को देता है, बाड़मेर को भी देता ही होगा, सिरोही को भी देता होगा, जो भी आसपास के सटे हुए जिले हैं वहां पे पानी देने का काम करता है। तो ये देखा बांध के बारे में। फिर देखा अपन ने इसकी विशेषताएं की, लुनी नदी की विशेषताएं। तो पहले तो और किन किन नामों से जाना जाता है, इसी को लवणवती, सागरमती, अर्धखारी, अर्ध मीठी नदी, साकरी इसको पुष्कर में कहा जाता है, अंतर सलीला कालिदास ने कहा, और मारवाड़ी की गंगा इसको कहा जाता है। उसके अलावा देखा जाए कि लुनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबी, बड़ी इन द सेंस की लंबाई चौड़ाई में ज्यादा हो तो उसको बड़ा नाम दे दिया जाता है। इसको लंबी बोल दो, बड़ी भी बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इससे बड़ी कोई नदी नहीं है, लंबी नदी है। थार के मरुस्थल में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो लुनी है। पूरे थार मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, यही है, क्योंकि थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा है ही अपने पास में ना। तो ये पॉइंट देखा। फिर लुनी नदी राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, लगभग 69,302 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से पानी लेकर आती है। कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है इसका। उसके बाद 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ी अपन ने। एक पढ़ा सेवज। सेवज क्या होता है कि लुनी नदी के प्रवाह से जो अस्थायी जिले बनी, उन अस्थायी जिलों के दलदलीय भाग के अंदर जो खेती की जाती है उसको क्या कहा जाता है, सेवज। एक पढ़ा अपन ने थली, लुनी नदी के उत्तरी भाग के अंदर जो रेत का विस्तार, यानी रेत का विस्तार जहां पे जाता है उसको क्या कहा जाता है, थली। जैसे एग्जांपल के रूप में बीकानेर को क्या कहा जाता है, थली प्रदेश। ठीक है।
और फिर अपन ने देखा एक पॉइंट कि राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र में लुणी नदी का योगदान कितना है, तो 10.40%। तो ये था पूरा लुणी नदी के बारे में। चलिए, तो लुणी नदी के बारे में अपन ने बात करा। अब कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली चूंकि दो नदियां हैं जो कि कच्छ के रण के अंदर गिरती हैं, एक नदी अपन ने पढ़ी लुणी नदी, दूसरी नदी है पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी के बारे में देखते हैं, बहुत छोटी सी है, 5 मिनट से ज्यादा की नहीं है ना। पश्चिम बनास नदी के बारे में डिस्कशन करते हैं ताकि कच्छ के रण, अरब सागर में कच्छ के रण वाली नदियां दोनों अपनी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी। पहला क्वेश्चन तो ये कि बनास नदी और पश्चिम बनास नदी ये दोनों अलग अलग है ना। तो पश्चिम बनास जो है वो अरब सागर के अंदर गिरती है, बनास आगे जाके चंबल के अंदर सहायक नदी, चंबल आगे जाके यमुना में, यमुना आगे जाके गंगा में, गंगा मेघना नदी के रूप में बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। पश्चिम बनास का उद्गम देखते हैं, 7 पॉइंट के बारे में अपन देखते हैं हर नदी के बारे में। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम देखें तो ये होता है नया सानवारा हिल्स, सिरोही। नया सानवारा करके गांव है, वहां की जो पहाड़ियां हैं नया सानवारा हिल्स, सिरोही से इसका बेसिकली उद्गम होता है। नया सानवारा हिल्स सिरोही से इसका बेसिकली उद्गम होता है। नेक्स्ट, उद्गम के बाद देखा जाए संगम, कि इसका संगम कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बनास नदी का संगम वही रण ऑफ कच्छ, कच्छ के रण के अंदर इसका संगम होता है। गुजरात के अंदर कच्छ के रण के अंदर संगम होता है। अपवाह क्षेत्र की लंबाई की बात, तीसरा पॉइंट लंबाई है अपने पास में। पश्चिम बनास की लंबाई देखी जाए तो ये है 266 किलोमीटर। छोटी नदी है, ज्यादा लंबी नहीं है। इसमें से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में ये राजस्थान के अंदर बहती है। मतलब ये मुख्यतः गुजरात की नदी हुई, क्योंकि टोटल 266 किलोमीटर है, उसमें सिर्फ 50 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है, क्योंकि हम मुख्यतः किसकी नदी है, गुजरात की नदी है। तो स्टेटमेंट आई कि पश्चिम बनास मुख्यतः राजस्थान की नदी है, तो नहीं है ना, गुजरात की नदी हो जाए। लंबाई के बाद देखी जाए अपवाह क्षेत्र, ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर बहती है, तो पश्चिम बनास निकलती कहां से, सिरोही, सिरोही यानी आबू वाले एरिया, उसके बाद जस्ट गुजरात आ जाता है ना, तो सिरोही के बाद सीधे गुजरात के अंदर चली जाती है। एक जिले के अंदर राजस्थान के अंदर बहती है सिरोही, और सिरोही के बाद में चली जाती है गुजरात के अंदर। ये हो गया इसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र के बाद में देखें सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां दो हैं, दो नाम अपने को याद होने चाहिए। कौन कौन से, एक है सुकली, लुणी नदी के अंदर अपन ने पढ़ा था सुकली, यहाँ पे कौन है, सुकली। सुकली को ही कहा जाता है सीपू, और दूसरी सहायक नदी जिसको बोलते हैं अपन कुकड़ी। सुकली, इधर ड है उधर ल है ना, सुकली, सीपू और कुकड़ी, ये इसकी क्या है, सहायक नदी। नेक्स्ट, इसके ऊपर कोई बांध बना हुआ है क्या, तो हाँ एक बांध बना हुआ जिसका नाम क्या है, सुकली सेलवाड़ा परियोजना। सुकली सेलवाड़ा बांध परियोजना जो कि बनी हुई है सिरोही के अंदर ही। बांध के बाद डिस्कशन करें अपन विशेषताओं के बारे में, तो एज सच कोई इसकी कोई विशेषता नहीं है, खाली जबरदस्ती अपन एक पॉइंट लिख देते हैं कि आबू इसके किनारे बसा हुआ है, और गुजरात का एक शहर जिसका नाम है डीसा, गुजरात का है, वो इसके किनारे स्थित है ना। बस इतनी बात है इस नदी के बारे में। तो आज अपन ने देखा राजस्थान का अपवाह क्षेत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर अपन ने देखा कि अपवाह तंत्र की विशेषताएं क्या है, अपवाह तंत्र का वर्गीकरण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। 3 भागों के अंदर अपन ने बांटा था। सबसे पहले देखा था अपन ने अरब सागरी नदियां, उन अरब सागर की नदियों के अंदर जो कच्छ के रण के अंदर गिरने वाली 2 नदियां थी, लुणी और पश्चिम बनास, उसको अपन ने पढ़ दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरने वाली 2 नदियां हैं, साबरमती और माही, उनको करेंगे। 2 पार्ट के अंदर अपन अरब सागर की नदियों को डिस्कशन करेंगे।